सुन भाई, सोचो, अगर एक दिन आंख खोलो और सामने ज़ॉम्बी की भीड़, खूंखार रोबोट और अजीबोगरीब म्यूटेंट जानवर खड़े हों, तो ली ये के साथ यही हुआ। एक झटके में वो पहुंच गया इस पागल पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में। यहां सिर्फ डर ही डर नहीं है, बल्कि पूरी सभ्यताएं भी है जो इंसानों को कुचलने को तैयार बैठी है। लोग जिंदा कैसे हैं? वो रहते हैं चलती फिरती शहरों, मोबाइल सिटीज में, जहां जिंदा रहने का मतलब है रिसोर्सेस इकट्ठा करना, खेती करना, नए लोग रिक्रूट करना, और हां, कभी कभी दूसरी सिटीज से भिड़ना भी। और यही आता है ट्विस्ट। जब ली ये सोच रहा था अब शुरुआत कहां से करूं, तभी उसके पास आ गया इंटेलिजेंट सिस्टम। जैसे जिंदगी में मिल गया सीक्रेट चीट कोड। सिस्टम की जबरदस्त टिप्स। 5 किलोमीटर आगे स्टील ब्लेड हाइनास का झुंड है, बच के निकलो। कल सुबह स्वैम्प में आयरन ऑरे वेन निकलेगी, 452 यूनिट्स कंफर्म। कॉन्करर का लॉर्ड अर्जेंटली मोल्टन स्पाइडर सिल्क खरीदना चाहता है, हाई प्राइस रेडी है। रोलन फोर्ट्रेस का रिपेयर शॉप वाला लड़का पहले गनर था, रिक्रूट कर लो। रॉटिंग लैंड्स के किनारे एक कॉन्वॉय ज़ॉम्बी में फंसा हुआ है। अब सर्वाइवल सिर्फ जीना नहीं, ये फार्मिंग और कॉम्बैट के दम पर एक नई सभ्यता खड़ी करने की जंग है। और ली ये की छोटी सी मोबाइल सिटी एक दिन पूरी दुनिया हिला देगी। चैप्टर 1, बंजर जमीन में चलती हुई सिटी। सुबह सुबह हवा और बारिश जोरों से बरस रही थी। बंजर जमीन, वेस्टलैंड एरिया के पार एक पहाड़ जैसी बड़ी चलती हुई चीज धीरे धीरे बारिश के बीच आगे बढ़ रही थी। ध्यान से देखने पर पता चलता था वो दरअसल एक स्टीमपंक स्टाइल शहर था। नीचे बड़े बड़े टायर और ट्रैक्स लगे हुए थे, ऊपर मैकेनिकल आर्म्स, क्रेन्स, वॉच टावर्स, कैनन्स, हैवी मशीन गन्स, सर्च लाइट्स और ढेर सारा साजो सामान। ऊपर से नीचे तक इमारतें, पानी के टॉवर, गोदाम, प्रोसेसिंग प्लांट्स और खेती के छोटे छोटे फील्ड्स साफ साफ लेयर्स में सजे थे। इसी वक्त वॉच टावर पर खड़ा ली ये इन्वेंट्री लिस्ट हाथ में पकड़े गहरी सोच में था। ये उसकी ट्रांसमाइग्रेशन के बाद का पहला हफ्ता था। ये थी बंजर जमीन की दुनिया। लाशों की लहरें, कॉर्पस्टाइड्स, मैकेनिकल जीवन रूप, म्यूटेंट जीव और दानव सभ्यताएं। ये दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। बचे हुए लोग मोबाइल सिटीज में टिके रहते थे, रिसोर्सेस इकट्ठा कर, नए लोग रिक्रूट कर, फार्मिंग करके, और कभी कभी दूसरी मोबाइल सिटीज से लड़कर ही सर्वाइव करते थे। ये मोबाइल सिटी थी एमोल, एक लो टियर लेवल एक मोबाइल सिटी। पहले ही दिन ली ये की किस्मत इतनी खराब निकली कि वो मोल पर एक गुलाम बना दिया गया। दिन रात काम, घटिया हालात, खाने और पानी की बेहद कम मात्रा, और लॉर्ड व उसके गुंडों की मारपीट। ली ये सब चुपचाप सहता रहा, ऊपर से शांत रहा, लेकिन अंदर से अपनी योजना तैयार करता रहा। धीरे धीरे उसने और गुलामों को साथ मिलाया, हथियार जुटाए, लॉर्ड के कुछ आदमियों को गुपचुप अपनी तरफ कर लिया और बगावत का प्लान बना लिया। पिछली रात उसने लोगों की अगुवाई करके अपराइजिंग शुरू की। एक रात के खूनी संघर्ष के बाद उसने मोल पर कब्जा कर लिया। आधे से ज्यादा साथी तो मारे गए, लेकिन लॉर्ड और उसके गुंडों का पूरी तरह सफाया हो गया। लोगों ने उसे नए लॉर्ड के रूप में चुना। नई शुरुआत के इरादे से ली ये ने मोल का नाम बदलकर टुमोरो रख दिया। उसके पास रिसोर्सेज यही बचे थे: 2 कॉमन कैनन्स, 6 कैनन शेल्स, 4 हैवी मशीन गन्स, 200 बुलेट्स, 6 पिस्टॉल्स, 40 बुलेट्स, 25 नाइव्स, 2 लेवल 1 वेपन्स, 87 क्रिस्टल कॉइन्स, 35 आयरन ऑरे, 23 वुड, 115 पानी, 15 गन पाउडर, 25 स्टीम्ड बन्स, 17 आलू, 3 कैन्स ऑफ मीट, आधा बैग आटा। मोबाइल सिटी एनर्जी सिर्फ 15%। लिस्ट देखते ही ली ये ने भारी सांस ली। पुराना लॉर्ड रिसोर्सेज बर्बाद करता रहा था। अब जो बचा था वो बहुत ही कम था। भूख, प्यास, लोहा, तेल, गोले, गोलियां, हर चीज की कमी थी। और मुश्किल ये कि पावर बदलने के बाद अब टुमारो में कोई प्रोफेशन भी नहीं बचा था। न मैकेनिक्स, न गनर्स, न लुकआउट, न कॉम्बैट कैप्टन्स। बस किसी तरह बेसिक काम चल रहा था। कितना मुश्किल है, ली ये बुदबुदाया। लिस्ट रखकर वो कॉकपिट की ओर बढ़ा। अंदर एक 17 साल का दुबला पतला लड़का टैंक फैंग कंट्रोल्स चला रहा था। एक हाथ से बटन दबा रहा था और दूसरे से मोटी मैनुअल पलट रहा था। लीये को देखते ही उसकी आंखों में चमक आई। लीगे, आप आ गए। लीये ने मुस्कुराकर उसका पसीना पोंछा। टैंग फैंग पहले एक गुलाम था, कमजोर लेकिन दिमाग तेज। लीये ने सोचा था, चलो इसे हेल्म्समैन बनाकर देखते हैं।
और हैरानी की बात, सिर्फ 2 घंटे में उसने पूरा ऑपरेशन सीख लिया और टुमारो को चला भी दिया। तभी ओल्ड झू नाम का एक मध्यम उम्र का आदमी अंदर आया। ली, सारे बॉडीज डिस्पोज कर दिए गए हैं, सप्लाईज भी अरेंज हो गई है, और हाँ, लॉर्ड के जो आदमी तुम्हारी तरफ मुड़े थे उनका भी काम तमाम कर दिया। ली ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा। ओल्ड झू वही था जो सबसे पहले ली ये से मिला था और रेजिस्टेंस में उसका पहला साथी बना। अब वो उसका डेप्यूटी था। तीनों की नजर कॉकपिट की स्क्रीन पर टिकी। एनर्जी रिमेनिंग 15%। इवन सबसे बचत वाले मोड में भी रोज 2% एनर्जी खत्म होती थी। यानी अगर नया सोर्स न मिला तो 1 हफ्ते में टुमारो बंद हो जाएगा और इस बंजर जमीन में रुक जाना मतलब मौत। ली ने दोनों के कंधे थपथपाए। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। पहले तय करते हैं कहाँ जाना है। तभी उसकी आंखों के सामने प्रॉम्प्ट चमका। इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिवेटेड. 1. आज रात ग्रोज माइन में मॉन्स्टर्स की सख्त डिफेंस की वजह से मोबाइल सिटी एजियोट का ऑफेंसिव फेल हो गया। उसका लॉर्ड कोमा में चला गया और आधे से ज्यादा लोग कैजुअल्टीज। 2. 15 मिनट बाद साउथ ईस्ट में 20 किलोमीटर दूर एक लेवल 1 आयरन ऑरे वेन रिफ्रेश होगी, लगभग 500 यूनिट्स आयरन ऑरे। 3. रॉटिंग लैंड के किनारे एक कॉन्वॉय कॉप्स टाइड में फंसा हुआ है। 4. 3 दिन बाद फायर फेदर फॉरेस्ट में वाइल्ड बॉस लावा स्पाइडर क्वीन उतरेगी। लेवल 1 बॉस, रेयर लूट गारंटीड, लेवल 2 आइटम ड्रॉप पॉसिबल। 5. रिफ्रेशिंग एपिक लेवल इंटेलिजेंस सिस्टम। ली ने चौंक कर कहा। एक्साइटमेंट के बावजूद वो तुरंत शांत हो गया और हर इंटेल ध्यान से पढ़ने लगा। पहली इंटेल एजियोर की हार। दूसरी इंटेल आयरन ऑरे वेन जो उसकी नजर में जैकपॉट थी। तीसरी इंटेल कॉन्वॉय का फंसना। चौथी इंटेल लावा स्पाइडर क्वीन का आना। ये सब देखकर ली ये समझ गया कि उसका सिस्टम उसे गेम की तरह लाइव अपडेट्स दे रहा है और एपिक इंटेल रिफ्रेश होते देखकर उसकी सांसें तेज हो गई। इतना सब तो एक्सेलेंट इंटेल से ही मिल रहा है, एपिक में क्या मिलेगा? वो उत्सुकता से इंतजार करने लगा। इस बीच टैंग फैंग ने उसकी डायरेक्शन के हिसाब से टुमारो को साउथ ईस्ट मोड़ा। थोड़ी ही देर में आयरन ऑरे वेन उनकी आंखों के सामने थी। ली ने आदेश दिया, सबको इकट्ठा करो, माइनिंग शुरू करते हैं। टुमारो के 13 लोग तुरंत हरकत में आ गए। टैंग फैंग कॉकपिट संभाल रहा था, लुकआउट वॉच टावर पर भेजा गया और बाकी सब ली ये के साथ माइनिंग के लिए निकल पड़े। ओरे वेन वाकी गेम जैसी लग रही थी। एक छोटा पहाड़, सतह पर चमकते लोहे के टुकड़े। ली ने हाथ में पिकैक्स उठाया। आइटम पिकैक्स, लेवल 1। इफेक्ट माइनिंग एफिशिएंसी इंक्रीज्ड बाय 10%। क्राफ्टिंग रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ आयरन ऑरे, लेवल 1। अपोकलिप्स आने के बाद इस दुनिया में बहुत सी अजीब सुपरनैचुरल चेंजेस हुई थी। सबसे बड़ी चेंज थी लेवल्स का आना। यहां तक कि सबसे बेसिक लेवल एक आइटम्स भी साधारण चीजों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। सिर्फ आइटम्स ही नहीं, वेस्टलैंड के मॉन्स्टर्स के भी लेवल्स थे। नॉर्मल कॉमन वेपन से लेवल एक मॉन्स्टर्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। उन्हें मारने के लिए जरूरी था लेवल 1 वेपन्स। आइटम्स का स्केल लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक था। हर लेवल बढ़ने पर उनकी ताकत और फंक्शंस एक स्टेप ऊपर चले जाते। इसी तरह मोबाइल सिटीज का भी लेवल सिस्टम था। लेवल 1 टाउन लेवल 500 से 1000 लोग। लेवल 2 फोर्ट्रेस लेवल 5000 से 10,000 लोग। लेवल 3 आइलैंड लेवल 50,000 से 1 लाख लोग। लेवल 4 सिटी लेवल 2 लाख से 5 लाख लोग। लेवल 5 किंगडम लेवल 1 मिलियन 5 मिलियन लोग। लेवल 6 मोबाइल कॉन्टिनेंट लेवल 10 मिलियन 20 मिलियन लोग। लेवल 7 सिविलाइजेशन लेवल 50 मिलियन 100 मिलियन लोग। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार लिए और उसकी टीम ने आयरन ऑरे वेन की माइनिंग पूरी की। पिकैक्स साइड में रखकर ली ये ने माथे का पसीना पोंछा। इस बार उसने कुल 514 यूनिट्स लेवल 1 आयरन ऑरे निकाले थे, जो एक मोबाइल सिटी की 2 हफ्ते की फसल के बराबर था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। इस वक्त टुमारो में मैन पावर की बहुत कमी थी और वेन माइनिंग करने के लिए सबको बाहर जाना पड़ा था। यहां तक कि ली ये जैसे लॉर्ड को भी खुद काम करना पड़ा। कम मैन पावर का मतलब था काम पूरा होने में ज्यादा वक्त और मॉन्स्टर्स के हमले का ज्यादा रिस्क। काम निपटा कर ली ये कॉकपिट में लौटा
और सिस्टम बार पर तीसरी इंटेल को देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया। शुड आई सेव दिस कन्वॉय और नॉट? क्योंकि ये इंटेल रेयर लेवल की थी। इसका मतलब था कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। शायद उस कॉन्वॉय में ढेर सारे सप्लाईज हों या फिर मैकेनिक्स जैसे टैलेंटेड लोग। ली ये का मन थोड़ा हिल गया, लेकिन जैसे ही उसने कॉर्प्स टाइड का सोचा, उसका दिमाग ठंडा हो गया। ज़ॉम्बीज, वेस्टलैंड एरिया के सबसे आम लेवल एक मॉन्स्टर्स। ये अक्सर कॉर्प्स टाइड्स के रूप में आते और अपने पीछे कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ते। यहां तक कि सबसे छोटा लेवल एक कॉर्प्स टाइड भी संभालना बेहद मुश्किल था। काश मेरे पास एक लेवल एक कैनन या लेवल एक हैवी मशीन गन होती। ली ये ने गहरी सांस भरी, लेकिन टुमारो पर सिर्फ कॉमन कैनन्स और कॉमन हैवी मशीन गन्स थे, जो कॉर्प्स टाइड के सामने बेकार साबित होते। जरा सी गलती का मतलब था पूरे शहर का खात्मा। काफी देर सोच विचार करने के बाद ली ये ने आखिरकार फैसला किया। टैंग फैंग, कोर्स एडजस्ट करो। हम रॉटिंग लैंड की तरफ जा रहे हैं। अध्याय 2, दिस वर्ल्ड नो लॉन्गर बिलोंग्स टू ह्यूमंस। कॉकपिट छोड़कर ली एक गैंगवे के रास्ते टुमारो के छोटे प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ बढ़ा। जब उसने अपनी बाई बाह पर हैंड रिंग दिखाई, तो स्मॉल प्रोसेसिंग प्लांट का दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। यह छोटा प्रोसेसिंग प्लांट मोबाइल सिटी का कोर बिल्डिंग था, प्रोडक्शन वर्कशॉप। ली ये ने जो हैंड रिंग दिखाई थी, वो था लॉर्ड्स हैंड रिंग, जो पूरे मोबाइल सिटी को कंट्रोल करता था। केवल वही जिसे ये रिंग पहनने का अधिकार था, प्रोडक्शन और अपग्रेड कर सकता था और दूसरों को परमिशंस दे सकता था। जैसे ही ली ये ने प्रोडक्शन वर्कशॉप में कदम रखा और मशीन स्क्रीन खोला, स्क्रीन पर उत्पादन किए जा सकने वाले आइटम्स दिखाई दिए। कॉमन एक्स बनाने के लिए 1 यूनिट आयरन ऑरे, वुडन बेड बनाने के लिए 3 यूनिट्स वुड, कॉमन कैनन बॉल के लिए 3 यूनिट्स आयरन ऑरे प्लस 1 यूनिट गन पाउडर, पिस्टल बुलेट्स 1 यूनिट आयरन ऑरे 25 राउंड्स, कॉमन मशीन गन बुलेट्स 1 यूनिट आयरन ऑरे 20 राउंड्स, हैवी मशीन गन के लिए 150 यूनिट्स आयरन ऑरे और कैनन के लिए 200 यूनिट्स आयरन ऑरे चाहिए थे। लेवल्ड आइटम्स जैसे लेवल एक माइनिंग पिक्स और लेवल एक फ्लैशलाइट्स बनाने के लिए और भी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे। साथ ही ली ये टुमारो के सिटी कंपोनेंट्स भी अपग्रेड कर सकता था। सिटी लाइट आर्मोर, लेवल एक सिटी कंपोनेंट 300 यूनिट्स लेवल एक आयरन ऑरे, प्रोपल्शन ट्रैक्स, लेवल एक सिटी कंपोनेंट 100 यूनिट्स लेवल एक आयरन ऑरे, एनर्जी सेविंग सर्किट सिस्टम, लेवल एक सिटी कंपोनेंट 250 यूनिट्स आयरन ऑरे प्लस 100 यूनिट्स कॉपर ऑरे, लाइटवुड गैंगवे, लेवल एक सिटी कंपोनेंट 10 यूनिट्स लेवल एक वुड, पावर व्हील सेट, लेवल एक सिटी कंपोनेंट 400 यूनिट्स आयरन ऑरे। इस समय टुमारो केवल 20 आइटम्स और सिटी कंपोनेंट्स क्राफ्ट कर सकता था, बहुत कम। और ज्यादा आइटम्स और कंपोनेंट्स अनलॉक करने के लिए डिजाइन ब्लूप्रिंट्स की जरूरत थी। डिजाइन ब्लूप्रिंट्स वेस्टलैंड में बहुमूल्य रिसोर्सेज थे। रेफ्रिजरेटर्स, कंप्यूटर्स, मोटरसाइकिल्स और लेवल एक वेपन्स, फायर आर्म्स, कैनन्स सिर्फ डिजाइन ब्लूप्रिंट मिलते ही प्रोडक्शन वर्कशॉप में डालकर अनलॉक और प्रोड्यूस किया जा सकता था। मेन तरीके डिजाइन ब्लूप्रिंट्स पाने के: मॉन्स्टर्स को मारना, रिसोर्स पॉइंट से आउटपुट। लेवल एक मोबाइल सिटी जितने ज्यादा लेवल एक डिजाइन ब्लूप्रिंट्स रखता, उतना ही ज्यादा सप्लाईज और वेपन्स क्राफ्ट कर सकता और सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ता। ली ये ने अपनी थोड़ी सहलाते हुए सोचा, इस बार ज़ॉम्बी होर्ड के लिए पूरे तरीके से तैयारी करनी होगी। कुछ ऑपरेशंस के बाद ली ये ने प्रोडक्शन वर्कशॉप से 15 कैनन बॉल्स, 2000 मशीन गन बुलेट्स और 200 पिस्टल बुलेट्स तैयार किए। इसमें 150 यूनिट्स लेवल एक आयरन ऑरे खर्च हुए, लेकिन अभी भी लगभग 400 यूनिट्स आयरन ऑरे बची थी। रॉटिंग लैंड तक 1 घंटा और था, इसलिए ली ये ने सभी को आराम करने और लड़ाई की तैयारी करने को कहा। सबने जल्दी हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि ली ये ने ही उन्हें पहले लॉर्ड के खिलाफ रिवोल्ट में लीड किया था, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी अनक्वेश्चनेबल थी। आराम के दौरान ली ये वॉच टावर पर गया और जमीन का निरीक्षण किया। जहां पहले ह्यूमन टाउन्स और विलेजेस थे, अब केवल रूइंस बचे थे। रोड्स सैंड में दबे थे, अबैंडन्ड कार रेक्स आधे धूल में दबे हुए थे, डेड क्रॉप्स और वेजिटेशन हर तरफ फैले थे। बदले में वहां मॉन्स्टर्स का अड्डा था। हिडियस और फियर्स स्नेकमैन गांव रूइंस में, बर्ली वाइल्ड बॉमन हंटिंग ग्रुप्स में, शॉर्ट
कनिंग गॉब्लिन्स बॉनफायर्स के आसपास अपने टैटर्ड स्पॉइल्स ऑफ वॉर के साथ। ये दुनिया अब ह्यूमंस की नहीं रही। 1 घंटे बाद टुमारो रॉटिंग लैंड के किनारे पहुंचा। रॉटिंग लैंड वेस्टलैंड एरिया का एक डिसोलेट और लाइफलेस स्थान था। रेयरली किसी ने यहां कदम रखा। थिन ग्रीन मिस्ट हमेशा हवा में थी और स्मेल रॉटिंग फ्लेश प्लस मोल्ड फैला था। सॉइल डार्क ब्लैक और गीला था। स्टेपिंग पर गंदा मड निकलता। वाटर टर्बिड, रेनबो कलर्ड ऑयल स्लिक्स, डेड फिश या कॉर्पसेस फ्लोटिंग। सारी वेजिटेशन विदर्ड और डेड। इस जगह के मॉन्स्टर्स ह्यूमैनॉइड थे एंड पीपल। कॉकपिट में ली ये पिस्टल में बुलेट्स लोड कर रहा था। माइनिंग से थकी फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। टैंग फैंग ड्राइविंग कर रहा था और लुकआउट वॉच टॉवर पर। बाकी 10 लोग डिप्लॉयबल थे। प्लान 2 लोग कैनन्स ऑपरेट करें, 4 लोग हैवी मशीन गन्स ऑपरेट करें, रिमेनिंग 4 साथ में फाइट करेंगे। एम्यूनिशन और नाइव्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें 2 लेवल 1 वेपन्स भी शामिल थे। आइटम नेम वाइल्ड बॉमन्स डाइनिंग नाइफ। आइटम लेवल लेवल 1। एडिशनल इफेक्ट डैमेज प्लस 3%। क्राफ्टिंग रिक्वायर्स 5 यूनिट्स लेवल 1 आयरन ऑरे। नोट, प्रोडक्शन वर्कशॉप में डिजाइन ब्लूप्रिंट नहीं है, कैनॉट मैन्युफैक्चर। ये 2 लेवल 1 वेपन्स मॉन्स्टर से ड्रॉप हुए थे। ली ये ने एक अपने लिए और एक ओल्ड झू को दिया। तभी लुकआउट चिल्लाया। ज़ॉम्बी हॉट स्पॉटेड 1 किलोमीटर अहेड। ली ये बाइनोक्यूलर्स लेकर देखा। डेंस डार्क सिलुएट, काउंटलेस लेवल 1 ज़ॉम्बीज, बॉडीज रोटन, जॉइंट्स ट्विस्टेड, फेसेस फेरोशियस। लगभग 1000 से 2000। टैंग फैंग पेल, कॉकपिट अनस्टेडी। बाकी सब एक्सप्रेशंस बदल गए। ली ने कॉन्वॉय देखा। ज़ॉम्बीज में फंसा। 4 ऑफ-रोड व्हीकल्स प्लस 2 ट्रक्स। 2 ऑफ-रोड और 2 ट्रक्स ओवरटर्न्ड। आर्मोर गिर चुका, डोर्स ब्रीच्ड। रिमेनिंग 2 ऑफ-रोड व्हीकल्स ज़ॉम्बीज से ढके, स्टक। ली ने बाइनोक्यूलर्स रखकर निर्णय लिया, चलो इन्हें बचाते हैं। कुछ ही मिनटों में टुमारो के 2 कैनन्स साइमल्टेनियसली फायर। एक शॉट मिस, दूसरा सेवियरली ऑफ टारगेट। ली ये सिर हिलाकर हेल्पलेस। ज़ॉम्बीज कैनन की आवाज सुनकर पूरी तरफ घूमे और टुमारो की तरफ चार्ज किए। रोटन बॉडीज प्लस ट्विस्टेड जॉइंट्स के बावजूद एस्टॉनिशिंग स्पीड। डिस्टेंस स्लोली घट रहा। 1000 मीटर्स 950 मीटर्स 900 एम। स्वेट ली ये के माथे पर। ज़ॉम्बी होड की सबसे टेरिफाइंग चीज थी नंबर्स और स्पीड। अबंडेंट फायर पावर के बावजूद मैसिव नंबर्स ओवरवेल्म कर देते, और ये केवल लेवल 1 ज़ॉम्बी होड था। टैंग फैंग फुल थ्रॉटल रिट्रीट। बिफोर कैनन्स फायर्ड, ली ने डायरेक्शन एडजस्ट कर दिया। टुमारो धीरे धीरे एक्सेलरेट। कैनन फायर ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट कर रहे थे। 500 मीटर्स 400 मीटर्स 300 एम। ज़ॉम्बीज करीब आते। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की आवाज स्लाइट ट्रेमर क्रिएट कर रही। 4 हैवी मशीन गन्स साइमल्टेनियसली फायर, कैनन बॉल्स एक्सप्लोडिंग, लेकिन किलिंग इफेक्ट कम। मशीन गन बुलेट्स सिर्फ स्टिफन और रिट्रीट कराते, कैनन बॉल्स पार्ट्स ब्लो ऑफ करते। ज़ॉम्बीज क्विकली फिर उठकर चेस। ली ने देखा, लेवल 1 वेपन्स ही लेवल 1 मॉन्स्टर्स को इफेक्टिवली डैमेज कर सकते। दूरी में देखा, 2 ऑफ-रोड व्हीकल्स एस्केप कर रहे थे। ज़ॉम्बीज स्वीप में मदद कर रहे। कुछ ज़ॉम्बीज टायर्स ट्रैक्स में क्रश। कुछ ज़ॉम्बीज टुमारो पर क्लाइम कर चुके। ली ये और टीम ने पिस्टॉल्स फायर किए। बॉडीज स्टिफन रिट्रैक्ट। क्रिटिकल स्थिति में ली ने वाइल्ड बॉमन्स डाइनिंग नाइफ निकालकर चार्ज किया। ओल्ड झू और बाकी फॉलो किए। डाइनिंग नाइफ से ज़ॉम्बीज इंस्टेंटली कट। ली ने आश्चर्य से कहा, यह लेवल 1 वेपन, इसकी ताकत सच में इतनी एस्टोनिशिंग है। हाफ आवर बाद टुमारो मैक्सिमम स्पीड, ज़ॉम्बी होड शेक ऑफ। ली ने नाइफ रखकर साइ ऑफ रिलीफ। एरिया ज़ॉम्बीज रिमेन्स से भर गया। कंजम्पशन टैली, ऑल कैनन बॉल्स यूज्ड, 1600 प्लस मशीन गन बुलेट्स यूज्ड, 150 प्लस पिस्टल बुलेट्स यूज्ड, नो गन पाउडर, नो न्यू कैनन बॉल्स। टैंग फैंग रिपोर्टेड एस्केप एनर्जी कंजम्पशन प्लस 2%। रिलीव्ड, क्योंकि कोई कैजुअल्टीज नहीं। ओल्ड झू ने गंभीर स्वर में कहा, ली तुम्हें अभी ऐसे चार्ज नहीं करना चाहिए था, यह बहुत खतरनाक था। तुम हमारे बैकबोन हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। ली ये मुस्कुराया और सबको गले लगा लिया। अपोकलिप्स में ट्रस्टवर्दी ब्रदर्स सबसे कीमती। ज़ॉम्बी रिमेन्स क्लियर करने के बाद
ली ये देखा, 2 ऑफ-रोड व्हीकल्स करीब रुके। कार डोर्स ओपन, फिगर्स गेट आउट। चैप्टर 3, लेवल एक क्रॉप ब्लू हार्ट पोटैटो सीड्स। ली ने करीब से देखा। व्हीकल से 6 लोग बाहर आए थे, 5 पुरुष और एक सुंदर जवान लड़की। लड़की लगभग 20 साल की थी, छोटे बाल, जैकेट और जीन्स पहने, कमजोर चाकू और पिस्तौल कमर पर लटकाए हुए सक्षम ऑरा निकाल रही थी। उनकी बातों और हरकतों से लगा कि ये लड़की ही लीडर थी। लड़की बोलने ही वाली थी कि ली ये ने हाथ हिलाया और संक्षेप में कहा, मैंने तुम्हें बचाया और मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। पुरुषों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि लड़की ने हल्की मुस्कान दी। चिंता मत करो, हम जानते हैं क्या करना है। ली ने उसकी बात पर हल्का सिर हिलाया। असल में यही उसका उद्देश्य था, उन्हें बचाना और जवाबी मदद पाना। वो सोच रहा था कि उसका रिक्वेस्ट पूरा होना चाहिए, क्योंकि वे भागने के बजाय उसके साथ ज़ॉम्बी होड को साफ करने में मदद कर रहे थे। ये साफ दिख रहा था कि वे अनग्रेटफुल नहीं थे। मुझे लगता है ये आइटम हमारे ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। लड़की ने अपनी बैकपैक से कुछ निकाला और सीधे ली ये को दे दिया। ली ये की प्यूपिल्स तुरंत फैल गई जब उसने उसे देखा। आइटम नेम, ब्लू हार्ट पोटैटो सीड्स। आइटम लेवल, लेवल 1। इफेक्ट, प्लांट करने के 1 हफ्ते बाद ब्लू हार्ट पोटैटो उगता है। वो कभी नहीं सोच सकता था कि लड़की का धन्यवाद गिफ्ट लेवल 1 क्रॉप होगा। ऑर्डिनरी क्रॉप्स के मुकाबले लेवल 1 क्रॉप्स जल्दी ग्रो होते हैं और हायर यील्ड देते हैं। मोबाइल सिटीज के लिए ये मुख्य फूड सोर्स भी है। ली ने ब्लू हार्ट पोटैटो सीड्स का बैग कसकर पकड़ लिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस लेवल 1 क्रॉप के साथ टुमारो की फूड सप्लाई अब कोई समस्या नहीं होगी और वो और लोग रिक्रूट कर सकता था मैन पावर की कमी पूरी करने के लिए। सिर्फ वही नहीं, पीछे खड़े सभी भी बहुत खुश थे। ब्लू हार्ट पोटैटो सीड्स को संभालने के बाद ली ने ग्रुप को ध्यान से देखा। तभी उसने देखा कि उनकी सारी इक्विपमेंट लेवल 1 आइटम्स थी और 2 ऑफ-रोड व्हीकल्स भी लेवल 1 थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे ज़ॉम्बी होड में इतना समय टिक सके। उसने सोचा, ये कॉन्वॉय सर्वाइवर कॉन्वॉय नहीं, बल्कि किसी मोबाइल सिटी का लग रहा था। शायद वे सप्लाईज की खोज में निकले थे और रास्ते में लेवल 1 ज़ॉम्बी होड में फंस गए। ली ने रिलक्टेंटली उनके कमर पर लेवल 1 पिस्टॉल्स भी देखा। वेस्टलैंड में लेवल 1 वेपन्स सबसे प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि ये सेफ डिस्टेंस से इफेक्टिव डैमेज दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर उसे चुनना पड़ता तो वो लेवल 1 हैवी मशीन गन्स और लेवल 1 आर्टिलरी पसंद करता। इस बार रॉटिंग लैंड में हमारी हार्वेस्ट अच्छी रही, लेकिन वापसी में ज़ॉम्बी होड मिलना अप्रत्याशित था। हमें बचाने के लिए धन्यवाद, लड़की ने शुरू किया। ओह, वैसे हम। बोलते बोलते एक आदमी ने उसका शोल्डर थपथपाया, जैसे याद दिला रहा हो। ली को आश्चर्य नहीं हुआ। अपोकलिप्स की हर्ष एनवायरनमेंट में लोगों का दिल ट्रेचरस होता है और वे केवल पासिंग एक्वेंटेंसेस थे। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि लड़की ने अपनी बात पूरी करने पर जिद की। हम रोलन फोर्ट्रेस से हैं और मैं लिन एक्साई हूं, रोलन फोर्ट्रेस लॉर्ड की बेटी। उसने चमकती मुस्कान दी। आश्चर्य के बीच ली ने सिर हिलाया। मैं ली हूं, टुमारो का लॉर्ड। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एक आदमी ने अपनी बैकपैक उतारी। अगर कॉम्पेंसेशन पर्याप्त नहीं है तो ये बैकपैक भी। ली ने हाथ हिलाया और अपने हाथ में लेवल 1 क्रॉप उन्हें दिखाया। ठीक है, ये पर्याप्त है। इसके साथ वो अपने लोगों के साथ चल दिया। कुछ समय बाद आदमी ने अपने आप को संभाला और मरमट किया। लगता है बाहर के लोग सोचे जितना बुरे नहीं हैं, कम से कम ये जवान आदमी ठीक लगता है। इस लेवल 1 क्रॉप से उनकी इस यात्रा की सबसे बड़ी जीत थी और इसे देने में उतनी पीड़ा नहीं हुई। रोलन फोर्ट्रेस के पास पहले से ही लेवल 1 क्रॉप्स थे। सबकी चिंता थी कि ली ये और उसके लोग ग्रीडी होंगे, लेकिन ली ये की रिएक्शन लीडर के रूप में उन्हें थोड़ी सरप्राइज कर गई। ज़ॉम्बी होड में फंसने का अनुभव याद करते हुए आदमी की आंखों में राहत की झलक आई और लड़की से डरते हुए कहा, मिस, अब से वाइल्ड एक्सप्लोरेशन हमारे भरोसे छोड़ दें। ये आपके लिए बहुत खतरनाक है और तुम खतरे में नहीं हो। लड़की ने सॉफ्टली कहा। उसने कान से बाल हटाए और उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स मेलनकॉलिक इमोशंस दिखी। मुझे जल्दी बड़ा होना होगा, क्योंकि पिता के पास ज्यादा समय नहीं बचा। टुमारो लौटने के बाद
ली ये ने तुरंत ओल्ड झू और बाकी को ब्लू हार्ट पोटैटो सीड्स बोने के लिए कहा। टुमारो में फार्मलैंड्स थे, लेकिन लेवल एक मोबाइल सिटी होने के कारण लिमिटेड स्पेस था। केवल कुछ प्लॉट्स थे। फार्मलैंड्स की स्केल छोटी थी, फूड प्रोडक्शन पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थी। आमतौर पर वाइल्ड सर्चेस और एक्सटर्नल ट्रेड से सप्लीमेंट होती थी। फार्मलैंड्स में पहले ऑर्डिनरी क्रॉप्स जैसे पोटैटोज और कॉर्न उगाए जाते थे, जिन्हें स्पेशलाइज्ड स्लेव्स टेंड करते थे। माइनिंग रिसोर्सेज के अलावा ली ये को फार्मलैंड्स का भी मैनेजमेंट करना पड़ता। लॉर्ड्स और थग्स के पास जाने पर अगर वे अच्छे मूड में होते तो कभी कभी उसे अम्यूजमेंट के लिए विप कर देते। अगर वे अनहैप्पी होते तो और विप। टुमारो टेकओवर के बाद ली ये ने वेयरहाउस से नए कपड़े निकाले और अपना ब्लड स्टेन्ड व्हाइट शर्ट बदला। क्योंकि वाउंड अभी हील नहीं हुआ था, वो कभी कभी पीछे झुककर शर्ट को वाउंड से दूर रखता। ओल्ड झू और बाकी लोगली ये से ज्यादा एक्साइटेड थे, प्रैक्टिकली हाउलिंग करते हुए लैंड टिल कर रहे थे। ली ये साइड में खड़ा, थोड़ी सहलाते हुए थॉटफुल। पहली बैच के ब्लू हार्ट पोटैटोज हार्वेस्ट होने पर नए सीड्स राइजोम्स काट कर रीप्लांट करके कंटिन्यूअस फूड सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती थी। अपोकलिप्स में जितना ज्यादा फूड उतनी ज्यादा मैन पावर। अब टुमारो का शॉर्ट टर्म फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम हल हो गया। सोचते हुए ली ये का मूड थोड़ा ब्राइट हुआ। इस समस्या के हल होने के बाद वो और लोगों को रिक्रूट कर सकता था। होप के साथ ये वीक उतना कठिन नहीं था। सभी थोड़ी पेशेंस से सह सकते थे। हालांकि 3 मील्स में केवल पोटैटोज खाना टफ था, लेकिन अपोकलिप्स की वेस्टलैंड में रोज पेट भरना इटसेल्फ बहुत अच्छा था। साथ ही ली ये ने कुछ सोचा और खुद से मर्मर किया, वैसे 5वीं पीस ऑफ इंटेलिजेंस अब रिफ्रेश हो गई होगी ना। इस समय ली ये कभी कभी इंटेलिजेंस सिस्टम खोलकर एक्साइटेडली उस एपिक इंटेलिजेंस को ब्राउज करता। आखिरकार एक्सीलेंट इंटेलिजेंस पहले ही काफी वैल्यूबल थी। ये एपिक इंटेलिजेंस निश्चित ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। जब उसने सिस्टम पैनल खोला तो पाया कि एपिक इंटेलिजेंस पहले ही रिफ्रेश हो चुकी थी और उसका कंटेंट था 3 महीने में वेस्टलैंड एरिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ली ये ने पढ़ते ही एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कंटेंट ऐसा होगा। 3 महीने में पूरे वेस्टलैंड एरिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो मॉन्स्टर्स हो, सर्वाइवर विलेजेस और टाउन्स हो, सर्वाइवल कन्वॉयज हो, फोर्ट्रेसेस हो या मोबाइल सिटीज। और इस समय ली यही वेस्टलैंड एरिया में एकमात्र व्यक्ति था जिसे इस बात की जानकारी थी। इंटेलिजेंस पर लगे एपिक टैग को देखकर वो मजबूरी में सिर हिला रहा था। ये इंटेलिजेंस वाकई अपने लेवल के योग्य थी। इसकी वार्निंग के बिना वो 3 महीने में अनजाने में मर जाता। तुरंत बाद ही उसके मन में एक बड़ा सवाल उठ गया। असल में वो कारण क्या है जो पूरे वेस्टलैंड एरिया को नष्ट कर देगा? चैप्टर 4 न्यू इंटेलिजेंस। जब ली ये कॉकपिट में आया तो उसने देखा कि टैंग फैंग अब हम ऑपरेट नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी हैंड्स नीचे रखकर चेयर में आराम कर रहा था। टुमारो पहले से ही स्टेडली क्रूज कर रही थी। वो थोड़ी देर के लिए स्टन रहा, तुरंत ही कुछ समझ गया और सरप्राइज में बोला, तुम ऑलरेडी टुमारो को ऑटो पायलट मोड में डाल सकते हो। मोबाइल सिटीज में ऑटो पायलट मोड होता है, लेकिन इसे ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता जितना बटन दबाना। इसके लिए कंट्रोल पैनल में कोड्स डालने होते हैं। कौन सा डायरेक्शन मोबाइल सिटी को जाना है, स्पीड क्या होनी चाहिए और कब ऑब्स्टिकल्स अवॉइड करने हैं, सभी पैरामीटर्स सेट करने होते हैं। और टैंग फैंग ने हेम संभालने के बाद सिर्फ आधे दिन में ऑटो पायलट मोड इनपुट करना सीख लिया था। लगता है ड्राइविंग में तुम्हें सच में टैलेंट है। ली ये ने टैंग फैंग के शोल्डर पर हाथ रखा और एडमिरेशन जताई, लेकिन टैंग फैंग ने बिटर एक्सप्रेशन के साथ हाथ हिलाया। नहीं ली जी, मैं बस आधा अधूरा एमेच्योर हूं और सच में डरता हूं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बेहतर है कोई दूसरा हेल्म्समैन ढूंढ ले। ली ये का एक्सप्रेशन मेलनकॉलिक हो गया। वेस्टलैंड अपोकलिप्स में हेल्म्समैन जैसा टैलेंट ढूंढना मुश्किल होता है। शायद कई सालों में भी कोई न मिले। अगर लकी होकर कोई मिल भी जाए तो वो डेयर नहीं करेगा उसे टुमारो का हेम अथॉरिटी देने का। सिर्फ स्क्रैच से हेल्म्समैन ट्रेन करके ही वो महसूस कर सकता था। टैंग फैंग को देखते हुए, जो पूरी तरह से पसीने में था और एग्जॉस्टेड लग रहा था, ली ये को अचानक एहसास हुआ और उसकी आंखों में इमोशन चमक उठा। पिछली रात से पुराने लॉर्ड की सत्ता ओवरथ्रो करने
और टुमारो टेक ओवर करने के बाद ये फ्रेजाइल और बीमार बच्चा लगातार टुमारो का पायलट रहा, डेस्परेटली ऑपरेटिंग नॉलेज सीख रहा था और मिस्टेक्स करने से बचने की कोशिश कर रहा था। इवन अब उसने ड्राई फूड का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था, सिर्फ कुछ सिप्स पानी पिए थे। ने बहुत मेहनत की। ली ये ने फिर से टैंग फैंग के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे एक फूड आइटम दिया। जल्दी खा लो, फिर थोड़ी रेस्ट करो। टैंग फैंग ने कैजुअली फूड लिया और देखते ही स्टन्ड हो गया। ये एक कैन मीट का टिन था। टुमारो में सिर्फ 3 कैंस बचे थे और पहले लॉर्ड और उसके क्लोज कॉन्फिडेंस ही इसे एंजॉय करने के योग्य थे। टुमारो टेक ओवर करने के बाद फूड कंसर्व करने के लिए ली ये और बाकी लोग रोज बस एक स्टीम्ड बन या बॉइल्ड पटेटो ही खाया करते थे। टैंग फैंग ने ली ये की तरफ देखा, फिर ब्लैंकली कैन खोला और खाना शुरू कर दिया। कुछ बाइट्स लेने के बाद उसने हेड नीचे किया, आग के कोने को पोंछा और सडनली बोला, ली जी, ये चीज ज्यादा टेस्टी नहीं है। ली ये थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हुआ, फिर अननॉड और अम्यूज्ड होकर उसके हेयर रफल किया। मत खेलो मुझसे, ने टुमारो पायलट करने में बहुत मेहनत की है, इसलिए अच्छा खाना खाना तुम्हारा हक है। बोलते हुए उसने थॉटफुली कैन की तरफ देखा। कैन मीट का पैकेजिंग बिल्कुल न्यू था, साफ साफ दिख रहा था कि रिसेंटली प्रोड्यूस हुआ था, शायद किसी मोबाइल सिटी से आया था। अपोकलिप्स में भी कैन फूड प्रोड्यूस करने की रिसोर्सेज होने का मतलब है कि ये मोबाइल सिटी काफी मजबूत है। उसने इंटरनली सोचा। इस समय ओल्ड जू और बाकी लोग भी कॉकपिट में आए। अली ब्लू हार्ट पटेटोज बो दिए गए हैं और ज़ॉम्बी रिमेन्स क्लियर कर दिए गए हैं, ओल्ड झू ने कहा। जब उन्होंने टैंग फैंग को ली ये के पास कैन मीट खाते देखा तो किसी की आंखों में कोई अनयूजुअल इमोशन नहीं था। टैंग फैंग थोड़ी एम्बैरसमेंट महसूस कर रहा था और कैन मीट असाइड रख दिया। ली ने सभी को नॉड किया और थ्रोट साफ की। अच्छा है कि तुम लोग यहां हो, मुझे तुमसे कुछ बताना है। वेस्टलैंड एरिया 3 महीने में कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होने की न्यूज सुनकर सभी स्टन हो गए। ये कैसे मुमकिन है? ओल्ड झू का फेस बदल गया और बाकी लोग फुल डाउट में थे, एनिमेटेड डिस्कशन करने लगे। ली ने हैवी हार्ट से नॉट किया। उसकी एक्शन से कॉकपिट में डिस्कशंस धीरे धीरे फेड हो गए। वे न्यूज पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन ली ये पर भरोसा करते थे। ली ये का एक्सप्रेशन भी सोलम हो गया। ओल्दो वेस्टलैंड एरिया लेवल एक एरिया था, इसकी स्केल एक कंट्री जितनी बड़ी थी, रिडिकुलसली लार्ज, और सबसे क्लोजेस्ट एरिया इसके पास था एटर्नल नाइट जोन, जो लेवल 2 एरिया था। वहां डेंजर और भी ज्यादा था और मॉन्स्टर्स और भी टेरिफाइंग। वेस्टलैंड में बहुत कम लोग एटर्नल नाइट का रास्ता जानते थे। सिर्फ इतना पता था कि ये लॉन्ग जर्नी है। इसके लिए टुमारो को फुली स्टाफ्ड, वेल रिसोर्स्ड और पर्याप्त अपग्रेडेड सिटी कंपोनेंट्स के साथ तैयार होना पड़ेगा, प्रेफरेबली लेवल 2 सिटी तक अपग्रेड करना। आफ्टर ऑल, अगर लेवल एक सिटी रैशली लेवल 2 एरिया में जाए तो ये डेथ को खोजने जैसा होगा, लेकिन लेवल एक सिटी को लेवल 2 में अपग्रेड करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए मैसिव अमाउंट ऑफ लेवल एक रिसोर्सेज और विभिन्न रेयर मटेरियल्स चाहिए। एक ऑर्डिनरी लेवल एक सिटी शायद 3 साल में भी लेवल 2 में अपग्रेड नहीं कर पाए। ली ये ने फिर डिसीजन लिया, 3 महीने के भीतर हमें रिसोर्सेज प्रिपेयर करने हैं, एटर्नल नाइट का रास्ता ढूंढना है और टुमारो को लेवल 2 सिटी में अपग्रेड करने का तरीका निकालना है। स्टीम्ड बन खाने के बाद ली ये धीरे धीरे स्मॉल बेड पर लेट गया। उसने सिस्टम पैनल खोला और साइलेंटली एपिक इंटेलिजेंस को देखा। समय समय पर आंखें बंद कर कुछ पॉन्डर करता रहा। ये इंटेलिजेंस हमेशा उसे थोड़ा अनईजी महसूस कराता था। टुमारो अभी सेट सेल ही हुई थी और उसे ऑलरेडी इतने सीवियर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही उसने सिस्टम पैनल में एक और लाइन ऑफ टेक्स्ट देखी, इंटेलिजेंसी इज बीइंग गैदर्ड, प्लीज वेट पेशेंटली। इस लाइन के पास कॉन्स्टेंटली फ्लिकरिंग आरग्लास आइकन था। लग रहा था कि सभी इंटेलिजेंस रिफ्रेश होने के बाद सिस्टम कूल डाउन में चला जाएगा। लगभग आधे घंटे बाद सिस्टम का आरग्लास आइकन चेकमार्क में बदल गया और एक लाइन ऑफ टेक्स्ट दिखाई दी, सूल DOWN कंप्लीटेड डॉट TIME until next intelligence refresh 7 hours 59 minutes 59 SECONDS INTLIGNC क्वांटिटी 5। इस इंटेलिजेंस रिफ्रेश स्पीड इस बार इतनी फास्ट है? ली ये सरप्राइज्ड हुआ। सिस्टम बार की एक्सप्लेनेशन से उसने कुछ समझा। हर इंटेलिजेंस रिफ्रेश की क्वांटिटी
और समय रैंडम होती थी, लेकिन ओवरऑल एक फिक्स्ड पैटर्न था। जितना लंबा समय इंटेलिजेंस रिफ्रेश में लगता, उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस मिलती और उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होती। अगर इंटेलिजेंस रिफ्रेश में कई दिन या यहां तक कि एक हफ्ता लग जाए, तो लेजेंडरी इंटेलिजेंस आने की भी संभावना रहती, जिसकी वैल्यू एपिक से भी ज्यादा होती। स्लीपिनेस धीरे धीरे छा गई और ली ये खुद को रोक नहीं पाया। उसने यौन किया और आंखें बंद कर ली। पिछली रात से अब तक उसने अच्छा रेस्ट नहीं किया था, इसलिए अब वो बहुत स्लीपी था। उम्मीद है इस बार अच्छी इंटेलिजेंस रिफ्रेश होगी, ये सोचकर वो गहरी नींद में चला गया। जब ली ये फिर उठा तो उसने देखा कि ऑलरेडी रात हो चुकी थी। रात हो गई, मैं कितनी देर सोया रहा? ज्यादा सोचते हुए नहीं, उसने एक्साइटमेंट में इंटेलिजेंस सिस्टम खोल दिया। सिस्टम बार में क्लियरली 5 नई पीसेस ऑफ इंटेलिजेंस थी। 1. आज दोपहर लेवल एक मोबाइल सिटी एजियो ने रीग्रुप किया और एक मॉन्स्टर ऑक्यूपाइड माइंड कैप्चर किया। एजियो के फिजिशियन के ट्रीटमेंट के बाद एजियो के लॉर्ड की इंजरीज इंप्रूव हुई और वो होश में आ गया, लेकिन उसका लेफ्ट आर्म एम्पुटेटेड हो चुका है। इंटेलिजेंस वैल्यू कॉमन। 2. नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर दूर एक अनपोल्यूटेड फ्रेश वाटर लेक है। इंटेलिजेंस वैल्यू कॉमन। 3. वेस्ट में 100 किलोमीटर दूर एक सर्वाइवर टाउन है, जिसका नाम प्रिमिटिव टाउन है। पॉपुलेशन 161 लोग। टाउन में कोई कैनन्स या हैवी मशीन गन्स नहीं है और इसका फेंस स्केल कॉमन है। इंटेलिजेंस वैल्यू एक्सीलेंट। 4. 5 मिनट पहले लेवल एक मोबाइल सिटी स्कारलेट हाउंड ने सफलतापूर्वक लेवल एक कैनन बिल्ड किया। करंटली सिटीज आर्म स्केल 96 कॉम्बैट पर्सनल, 4 व्हीकल टीम्स, 2 लेवल 1 कैनन्स, 8 कॉमन कैनन्स, 14 कॉमन हैवी मशीन गन्स और 120 प्लस वेरियस फायर आर्म्स। इंटेलिजेंस वैल्यू एक्सीलेंट। 5. कल सुबह टुमारो के बाद थंडर कैनियन में एक डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट कैरावैन दिखाई देगी। इस कैरावैन के डॉग हेडेड लोग सभी न्यूट्रल हैं। उनके लिए कैंडल्स कलेक्ट करके देना शायद आपको कुछ अच्छा एक्सचेंज करने का मौका देगा। इंटेलिजेंस वैल्यू रेयर। चैप्टर 5 लेवल एक फायर आर्म्स फैल्कन असॉल्ट राइफल। ली ये अपनी आंखें मसलते हुए पांचों इंटेलिजेंस जल्दी से पढ़ रहा था। पिछले इंटेलिजेंस राउंड की तुलना में यह राउंड काफी कमजोर था और सबसे मूल्यवान केवल एक रेयर ग्रेड इंटेलिजेंस ही थी, लेकिन इससे सिस्टम के नियम भी कंफर्म हो गए। उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए आत्म प्रेरणा जुटाई और इंटेलिजेंस का एनालिसिस करना शुरू किया। इस बार की इंटेलिजेंस एजियो के बारे में थी। मोबाइल सिटी ने पुनः रीग्रुप किया, मॉन्स्टर ऑक्यूपाइड माइंड को कैप्चर किया और उसके लॉर्ड की हालत भी अब बेहतर थी। टुमारो के बहुत पास एक अनपोल्यूटेड फ्रेश वाटर लेक था। 100 किलोमीटर पश्चिम में एक सर्वाइवर टाउन था, जिसकी पॉपुलेशन 161 थी। लेवल एक मोबाइल सिटी स्कारलेट हाउंड ने सफलतापूर्वक एक लेवल एक कैनन बना लिया था और उसके कॉम्बैट पर्सनल की संख्या और फायर पावर कॉन्फ़िगरेशन भी नोट की गई थी। थंडर कैनियन में अगले दिन सुबह एक डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट कैरावैन दिखाई देगा। इनमें से ली ये को चौथी और 5वीं इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। 8 ऑर्डिनरी कैनन्स, 14 हैवी मशीन गन्स, 4 व्हीकल कन्वॉयज, 96 कॉम्बैट पर्सनल, 120 से ज्यादा अलग अलग फायर आर्म्स और 2 लेवल 1 कैनन्स। स्कारलेट हाउंड की आर्मामेंट स्केल आश्चर्यजनक थी। इतनी कॉम्बैट पावर इसे आसानी से किसी टाउन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। क्या सच में वेस्टलैंड एरिया में इतनी हाई कॉम्बैट पावर वाली मोबाइल सिटी है? ली ये चकित था। साथ ही उसके मन में धीरे धीरे एक डाउट उभरी। स्कारलेट हाउंड में इतनी 96 कॉम्बैट पर्सनल क्यों है? क्या ये कॉम्बैट पर्सनल रोजमर्रा के लेबर में भी लगे रहते हैं या केवल कॉम्बैट पर ही फोकस करते हैं? अगर ये सच है तो इन्हें रोजाना सस्टेन करने के लिए कितने स्लेव्स चाहिए होंगे? जल्दी ही उसके मन में एक गेस आया। स्कारलेट हाउंड में उतने लोग नहीं होंगे जितना सोचा जा रहा था। अधिकतर रेजिडेंट्स कॉम्बैट पर्सनल होंगे। उनकी प्राइमरी लाइफस्टाइल थी वॉर से वॉर सस्टेन करना।
मॉन्स्टर्स को मारना, सर्वाइवर टाउन्स पर अटैक करना, रिसोर्स पॉइंट्स कैप्चर करना और अन्य मोबाइल सिटीज का हंटिंग करना। यह तरीका लेबर, फार्मिंग या रिसोर्स कलेक्शन करने से कहीं तेज था और इस प्रकार की मोबाइल सिटी को अक्सर प्रेडेट सिटी कहा जाता है। इस समय ली ये केवल ये सीक्रेटली प्रार्थना कर सकता था कि फिलहाल उसे स्कारलेट हाउंड से सामना न करना पड़े। अगली इंटेलिजेंस उसने देखी। टुमारो के अगले दिन सुबह थंडर कैनियन में एक डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट कैरावैन दिखाई देगा। वेस्टलैंड में अनगिनत मॉन्स्टर्स थे। ये ह्यूमंस के प्रति अक्सर हॉस्टाइल थे और एनकाउंटर होते ही अटैक कर देते थे। मॉन्स्टर्स को मारने से क्रिस्टल कॉइन्स, मटीरियल्स, वेपन आइटम्स या प्रेशियस डिजाइन ब्लूप्रिंट्स मिल सकते थे। मॉन्स्टर मर्चेंट कैरावैन्स एक बहुत रेयर स्पेशल केस थे। कैरावैन में मॉन्स्टर्स सभी न्यूट्रल थे और ह्यूमंस उनके साथ फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। इंटेलिजेंस सिस्टम ने साफ बताया कि डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट कैरावैन को कैंडल्स देने पर कुछ अच्छा एक्सचेंज किया जा सकता है। ली ये ने थॉटफुली नोट किया। इस पांचवी इंटेलिजेंस की वैल्यू इस राउंड में सबसे ज्यादा थी। टुमारो के वेयरहाउस में अभी 2 बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स थे। उसने सोचा कि इनसे वो क्या अच्छी चीज एक्सचेंज कर सकता है। अपनी अगली एक्शंस की योजना बनाने के बाद उसने धीरे धीरे कॉकपिट में प्रवेश किया। ली ये के अनुसार सभी को गार्ड ड्यूटी के लिए शिफ्ट्स में बांट दिया गया था। रात हो चुकी थी और विजिबिलिटी कम थी, इसलिए टेम्पररी लुकआउट ऑब्जर्वेशन टावर से लौटकर रेस्ट कर चुके थे और कल सुबह ड्यूटी फिर से शुरू करेंगे। ली ये गैंगवे से नीचे चलता हुआ चारों ओर देखा। केवल अंधेरा दिखाई दिया। सिर्फ सर्च लाइट की रोशनी और टुमारो के स्कैटर्ड लाइट्स ही दिखाई दे रहे थे। कॉकपिट में टैंग फैंग आंखें बंद करके आराम कर रहा था और ओल्ड झू उसके पास था। ली ये को देखकर वे दोनों तुरंत उठ खड़े हुए। एक्साइओ फैंग, टुमारो का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर घुमाओ, ली ये ने कहा। उसके बाद हम थंडर कैनियन जाएंगे। टैंग फैंग और ओल्ड झू ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में सरप्राइज थी। उनके और बाकी लोगों की नजर में ली ये आज सुबह से कोई नई क्षमता प्राप्त कर चुका था, जैसे कि चीजों को फॉसी कर सकता हो। लेकिन जो लोग ली ये पर भरोसा करते थे उनके लिए ये बुरी बात नहीं थी। थोड़ी ही देर में सर्च लाइट की रोशनी में एक अनपोल्यूटेड फ्रेश वाटर लेक दिखाई दी। ली ने कंट्रोल पैनल ऑपरेट किया और टुमारो के एक गैप से एक ह्यूज पाइप लेक में एक्सटेंड किया गया। कंट्रोल पैनल के डैशबोर्ड पर फ्रेश वाटर स्लोली बढ़ रही थी। ड्रॉन फ्रेश वाटर को टुमारो के वाटर टावर में स्टोर किया जाएगा, जो फिलहाल 3000 यूनिट्स स्टोर कर सकता था। यह केवल ऑर्डिनरी ग्रेड वाटर टावर था। अगर यह लेवल एक वाटर टावर होता तो फ्रेश वाटर की कैपेसिटी और भी ज्यादा होती। अफसोस की बात थी कि ली ये के पास अभी लेवल एक वाटर टावर का डिजाइन ब्लूप्रिंट नहीं था। ग्रेजुअली बढ़ती फ्रेश वाटर क्वांटिटी देखकर टैंग फैंग और ओल्ड झू काफी रिलैक्स्ड महसूस करने लगे। इस बीच ली ये मैप खोला और केयरफुली फ्रेश वाटर लेक की लोकेशन रिकॉर्ड की। जो मैप कहा जा रहा था, वास्तव में वह एक बड़ा ब्लैंक एरिया था जिसमें कई अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स थे। वाटर टावर फिल होने का इंतजार करते हुए तीनों इडली चैट करने लगे। फिर उन्होंने डैशबोर्ड पर एक स्पॉट देखा। MOBIL सिटी एनर्जी रिमेनिंग 11%। डोंट वरी, ली ने रियश्योर किया। हमारे पास अभी भी बहुत सारी लेवल एक आयरन ओरे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल सिटी की एनर्जी सप्लाई बहुत मैजिकल थी। कोल, ओरे, ऑल, वुड बर्न करने और क्लॉथ या ट्रैश डालने से एनर्जी रिप्लेनिश की जा सकती थी। उदाहरण के लिए ट्रैश से कम एनर्जी मिलती थी, जबकि कोल और ऑयल से काफी एनर्जी मिलती थी। यह सुनकर टैंग फैंग की ब्राउज फरो हुई। लीजी, क्या हम आयरन ओरे नहीं यूज कर सकते? उसने बिटरली कहा। यह थोड़ी वेस्टफुल है। ली ये ने भी नोट किया। लेवल एक आयरन ओरे मोबाइल सिटी प्रोडक्शन और अपग्रेड्स के लिए एसेंशियल था। इसे फ्यूल में यूज करना सच में वेस्टफुल था। हमारे पास अभी भी 11% एनर्जी है, जो कुछ और दिनों तक चलेगी, उसने कहा।
अगर सच में जरूरत पड़ी तो तब आयरन ऑरे यूज करेंगे। कहते हुए उसने जेंटली दोनों के शोल्डर्स पर हाथ रखा। अच्छा, रेस्ट करो, टुमारो अभी भी काम बाकी है। नई सुबह के साथ टुमारो थंडर कैनियन पहुंचा। ली ये ऑब्जर्वेशन टावर पर बाइनोक्यूलर्स लेकर खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद इंटेलिजेंस में बताई गई डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट कैरावान को देखा। फिर उसने टैंग फैंग को स्पीकिंग ट्यूब से इंस्ट्रक्शंस दी और कहा कि टुमारो डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट कैरावान के पास पहुंचे। जैसे जैसे डिस्टेंस घटता गया, उसे कैरावान का पूरा दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। कैरावान में 1 दर्जन डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट्स छोटे हॉर्सेस पर सवार थे और उनके पास बड़े और छोटे पैकेजेस थे। ली ये को सरप्राइज हुआ कि कैरावान के दोनों ओर डॉग हेडेड पीपल कैवलरी भी उसे गार्ड कर रही थी। ली जी, हमें कितनी लक मिली कि हम वास्तव में एक मॉन्स्टर मर्चेंट कैरावान से मिले। टैंग फैंग की सरप्राइज्ड आवाज स्पीकिंग ट्यूब में आई। ली ये बस हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये लक नहीं था। जैसे ही टुमारो रुकी, ली ये और ओल्ड झू दोनों के हाथों में 2 बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स, साथ ही धीरे धीरे डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट कैरावान की ओर बढ़े। शुरुआत में डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट्स काफी वेरी थे, लेकिन जब उन्होंने ली ये के हाथ में हफ बॉक्स ऑफ कैंडल्स देखा तो वे सभी चकित रह गए। फिर एक्साइटमेंट में वे अपने हॉर्सेस से कूद पड़े और उसके पास भागे। ली ये ने पहले बॉक्स से एक कैंडल निकाला और धीरे से उनके सामने हिलाया। ये कैंडल कितने की है? एक डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने पैकेज से एक पूरी तरह ब्लैक लेवल एक ऑरे निकाला। ये शैडो ऑरे है। ली ये खुद आश्चर्यचकित रह गया। शैडो ऑरे एक रेयर रिसोर्स था जो केवल रेयर ऑरे वेन्स जैसे शैडो ऑरे वेन्स में पाया जाता था और एक पीस बहुत महंगा बिक सकता था। उसने थोड़ा सोचा और हफ बॉक्स ऑफ कैंडल्स दे दिया। और ये एक और डॉग हेडेड पर्सन ने अपने पैकेज में हाथ डाला और जैसे जादू हो एक आइटम निकाल दिया। आईटीएम नेम कैरावान पोर्टेबल ट्रैवल REFRIGRATUR, आईटीएम लेवल 1, EFFECT, एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस्ड बाय 20%। हफ बॉक्स ऑफ कैंडल्स के लिए लेवल 1 आइटम। ली ये हैरान था। हालांकि ये एनर्जी सेविंग रेफ्रिजरेटर काफी अच्छा था, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं थी। थोड़ी सोचने के बाद उसने बस दोनों बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स दे दिए और ये इस बार सभी डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट्स उत्साह में चीख पड़े। वे ली ये के सामने इकट्ठा हो गए और डेस्परेटली अपने पैकेज से आइटम्स निकालने लगे, उसके साथ ट्रेड करने के लिए। एक डैजलिंग फ्लरी के बीच ली ये ने एक आइटम देखा, FLCON असॉल्ट राइफल डिजाइन BUEP RINT, आईटीएम नेम फैल्कन असॉल्ट RIFLE, आईटीएम लेवल 1, EFFECT 1, एक्यूरेसी प्लस 2% 2, डैमेज प्लस 6%। सर FTING रिक्वायर्स 50 यूनिट्स ऑफ आयरन ऑरे लेवल 1। ये तो अच्छा है। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। चैप्टर 6 सर्वाइवर टाउन। ये सिर्फ ली यही नहीं था, ओल्ड झू और उसके बगल में खड़े अन्य लोग भी इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गए। लेवल 1 वेपन, और वो भी एक असॉल्ट राइफल। इसके साथ टुमारो की आर्म स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी और वे लेवल 1 मॉन्स्टर से लड़ते समय अब उतने पैसिव नहीं होंगे जितना पहले थे। ली ये तब तक पूरी तरह शांत नहीं हुआ जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 2 बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स के बदले उसे इतना अच्छा मिल जाएगा। तुरंत ही उसने डॉग हेडेड पीपल के बड़े और छोटे बैग्स को देखा और सोच में पड़ गया। इन मॉन्स्टर मर्चेंट्स के पास इतने सारे अच्छे आइटम्स हैं। अगर मैं एक साथ सब चुरा लूं तो क्या मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा? उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने गार्ड्स के आसपास की डॉग हेडेड पीपल कैवलरी को देखा, उसकी सोच तुरंत डिसिपेट हो गई। उनके पास 200 से 300 के करीब डॉग हेडेड पीपल कैवलरी थे और उनमें से कई एलीट लेवल के थे, जिसमें लीडिंग कैवलरी कमांडर एक एलीट कैप्टन था। लेवल 1 रिपीटिंग क्रॉसबोज, लेवल 1 लांसेस, लेवल 1 राइफल्स, लेवल 1 पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर्स। जो वेपन्स वे इस्तेमाल कर रहे थे
उसे देखकर ली ये की ठंडी पसीना आ गई। छोड़ो, उसने साइड किया। जैसे ही वे छोड़ रहे थे, ली ये को कुछ और याद आया और उसने डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट्स की ओर देखा। क्या मैं फ्यूचर में फिर कैंडल्स लेकर ट्रेड कर सकता हूं? उसने टेंटेटिवली पूछा। डॉग हेडेड पीपल मर्चेंट्स ने सिर शेक किया और एक ने अपनी उंगली उठाकर धीरे से उसे हिलाया। ली ये ने समझ लिया, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ही अलाउड है और जितनी ज्यादा कैंडल्स दोगे उतना बेटर चीजें मिलेंगी। अपने हाथ में डिजाइन ब्लूप्रिंट देखकर ली ये ने हल्का नोट किया। मॉन्स्टर कैरावैन जैसी अपॉर्चुनिटीज वास्तव में रेयर और हार्ड टू कम बाय होती है। आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि ये कब और कहां आएगी, बल्कि इसके ट्रेडिंग ट्रिक्स भी पता होने चाहिए, वरना ज्यादातर लोग इसे सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उसने डिजाइन ब्लूप्रिंट सबमिट किया, प्रोडक्शन वर्कशॉप ने तुरंत फैल्कन असॉल्ट राइफल प्रोजेक्ट अनलॉक कर दिया। ली ये पहले एक्सट्रीमली एक्साइटेड था, लेकिन क्राफ्टिंग कॉस्ट देखकर थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। एक फैल्कन असॉल्ट राइफल क्राफ्ट करने के लिए 50 यूनिट्स ऑफ लेवल एक आयरन ऑरे चाहिए थे, जो वाकई बहुत महंगा था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि सिटी के प्रोपल्शन ट्रैक्स अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ आयरन ऑरे चाहिए थे। फिर भी जैसे ही फैल्कन असॉल्ट राइफल प्रोड्यूस्ड हुई, ली ये ने तुरंत इसे उठाया और बड़ी खुशी के साथ एडमायर किया। फैल्कन असॉल्ट राइफल प्रोजेक्ट अनलॉक होने के बाद इसके बुलेट्स भी प्रोडक्शन वर्कशॉप में अनलॉक हो गए, जिसमें एक यूनिट ऑफ आयरन ऑरे से 15 बुलेट्स प्रोड्यूस की जा सकती थी। ली ये ने 350 आयरन ऑरे खर्च करके एक साथ 5 फैल्कन असॉल्ट राइफल्स और 1500 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन क्राफ्ट कर दी। फायर आर्म्स और बुलेट्स के पाइल्स को देखकर उसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंस्टेंटली बहुत बढ़ गया। ये लेवल एक वेपन्स थे और असॉल्ट राइफल्स लेवल एक मॉन्स्टर्स के खिलाफ ये निश्चित रूप से बहुत लीथल होंगे। इनके साथ अब वो कॉर्प्सेस की होर्ड्स के सामने पैसिव नहीं रहेगा। फिर उसने रिमेनिंग लगभग 50 यूनिट्स ऑफ आयरन ऑरे को देखा और फिर से फ्राउन किया। ये रिसोर्सेज वाकई यूजफुल थे, लेकिन पर्याप्त नहीं थे। अगले कहाँ जा रहे हैं, अली? ओल्ड झू ने पूछा। थोड़ी सोच के बाद ली ये ने एक दिशा की ओर पॉइंट किया। हम ड्यू वेस्ट जा रहे हैं। कुछ आवर्स बाद वॉचटो पर ली ये धीरे से टेलीस्कोप उठाया। दूर क्षितिज पर एक स्मॉल टाउन दिखाई दी। यही उसका डेस्टिनेशन था, प्रिमिटिव टाउन। इस समय प्रिमिटिव टाउन में कई लोग पहले ही टुमारो की मूवमेंट से जाग चुके थे। जैसे ही उन्होंने मूविंग सिटी को पास आता देखा, कुछ अस्टॉनिश हुए, कुछ फुल ऑफ डाउट्स और कुछ टेरिफाइड। आखिरकार वेस्टलैंड में प्रिमिटिव टाउन जैसी स्मॉल टाउन बिना हैवी मशीन गन्स, बिना आर्टिलरी और बहुत वीक फेंसेस के साथ फूड चेन की सबसे नीचे वाली जगह पर थी। वे शायद सोच रहे हैं कि मैं उन्हें लूटने आया हूं, ली ये ने सोचा। उसने कैजुअली टेलीस्कोप नीचे रखा और लुकआउट को टाउन की मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए कहा। फिर वॉचटॉवर से नीचे उतरा। ली ये की योजना के अनुसार टैंग फैंग कॉकपिट में स्टैंड बाय रहा, लुकआउट वॉच करता रहा और कुछ अन्य मेंबर्स टुमारो पर स्टैंड बाय रहे, ताकि इमरजेंसीज में हैवी मशीन गन से सपोर्ट दिया जा सके। ली ये ने स्पेसिफिकली एक व्यक्ति आर्टिलरी के पास रखा। हालांकि शेल्स खत्म हो गए थे, प्रिमिटिव टाउन के लोग इसे नहीं जानते थे, इसलिए ब्लफ अभी भी किया जा सकता था। बाकी लोग उसके साथ प्रिमिटिव टाउन गए। जैसे ही टुमारो रुकी, ली ये और उसके साथी धीरे धीरे लिफ्ट प्लेटफॉर्म से ग्राउंड पर उतरे और प्रिमिटिव टाउन के लोग अपने विंडोज और डोरवेज से उनकी ओर क्यूरियोसिटी से झांक रहे थे। जैसे ही वे चले, ओल्ड झू सटली ली ये को अपने पीछे शील्ड कर रहा था। ली ये स्टार्टल्ड हुआ, फिर सॉफ्टली चकल किया। वो ओल्ड झू की गुड इंटेंशंस को अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम पहले ही बता चुका था कि प्रिमिटिव टाउन के पास कोई आर्टिलरी या फायर आर्म्स नहीं है, इसलिए वे बहुत कम खतरा थे। इसके अलावा हर एक व्यक्ति अपने हाथ में फायर आर्म लिए हुए था। प्रिमिटिव टाउन का मेयर एक ओल्ड मैन था, व्हाइट हेयर और बियर्ड के साथ। उसने ली ये की ग्रुप के प्रति कोई गुडविल नहीं दिखाई
और अपनी ब्राउज टाइटली फरोड़ रखी। केवल जब ली ये ने अपना पर्पस एक्सप्लेन किया तब उसके चेहरे का डिस्डेन कम हुआ और उसने साई किया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी एक्ट करें और जल्दी चले जाएं। प्रिमिटिव टाउन का मार्केट बहुत छोटा था, सिर्फ एक स्ट्रीट में फैला और ज्यादा चीजें नहीं बेची जाती थी। वे मोस्टली कल्टिवेटेड ग्रेन्स, होममेड ड्राई रेशंस, कभी कभी ओल्ड फर्नीचर और अप्लायंसेस और कभी कभी वाइल्ड से माइंड रिसोर्सेज जैसे आयरन ओरे, वुड और कोल बेचते थे। ली ये ने जल्दी से अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइज किए। पहला, सप्लाईज प्रोक्योर करना। वो प्रिमिटिव टाउन से जितना हो सके फ्यूल और कोल प्रोक्योर करना चाहता था ताकि टुमारो की एनर्जी रिप्लेनिश हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे कुछ सॉल्ट पीटर भी प्रोक्योर करना था। एक यूनिट ऑफ सॉल्ट पीटर को प्रोडक्शन वर्कशॉप में एक यूनिट ऑफ गन पाउडर में प्रोसेस किया जा सकता था कैनन शेल्स बनाने के लिए। फिर उसे कुछ और ग्रेन प्रोक्योर करनी थी क्योंकि न्यूली प्लांटेड ब्लू हार्ट पटेटों को मैच्योर होने में एक वीक लगेगा और टुमारो पर मौजूद रिमेनिंग ग्रेन उस वीक के लिए पर्याप्त नहीं थी। दूसरा, टैलेंट रिक्रूट करना। मोबाइल सिटी को नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए कम से कम निम्नलिखित टैलेंट्स रिक्रूट करने होंगे। एक हेल्म्समैन जो ड्राइविंग ऑपरेट करे, एक गनर जो आर्टिलरी कैलिब्रेट और फायर करे, एक मैकेनिक जो मोबाइल सिटी का डेली मेंटेनेंस और कंपोनेंट रिप्लेसमेंट करे, एक लुकआउट जो वॉच टावर पर वॉच करे और वेस्ट लैंड की रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे, एक कॉम्बैट कैप्टन जो मोबाइल सिटी में इंटरनल ऑर्डर और एक्सटर्नल कॉम्बैट मेंटेन करे। इन टैलेंट्स के अलावा ली ये को कम से कम 20 रेजिडेंट्स रिक्रूट करने थे। ये रेजिडेंट्स फ्यूल फिल करना, वाइल्ड में रिसोर्सेज माइन करना, टुमारो क्लीन करना और फार्मलैंड कल्टिवेट करना जैसी टास्क्स करेंगे। तीसरा, इंफॉर्मेशन गैदर करना। लेकिन छोटे टाउन को देखकर ली ये ने महसूस किया कि उसकी जरूरतें शायद पूरी करना मुश्किल होगा। प्रिमिटिव टाउन का मार्केट इतना छोटा था कि सभी मटेरियल्स एक साथ नहीं मिल पाएंगे और पॉपुलेशन साइज भी लिमिटेड थी, जिससे प्रोफेशनल टैलेंट्स जैसे हेल्म्समैन, गनर्स और मैकेनिक्स ढूंढना कठिन था और 20 रेजिडेंट्स रिक्रूट करना भी कठिन। टैलेंट और सप्लाईज के लिए हर छोटा हिस्सा मायने रखता है, उसने साइड किया। चैप्टर 7, परचेज ऑफ सप्लाईज एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर। ली ये को और ज्यादा हेल्पलेस बनाने वाली बात यह थी कि उसके पास टोटल 100 क्रिस्टल कॉइन से भी कम थे। क्रिस्टल कॉइन्स वेस्टलैंड में इस्तेमाल होने वाली यूनिवर्सल करेंसी है। ट्रांसलूसेंट लाइट ब्लू हार्ड कॉइन्स के रूप में दिखाई देती है। एक क्रिस्टल कॉइन से एक छोटा बैग ऑफ कोर्स फूड खरीदा जा सकता था। 3 क्रिस्टल कॉइन से एक ओल्ड चेयर खरीदी जा सकती थी। 10 क्रिस्टल कॉइन से एक लीटर गैसोलीन या एक छोटा बैग ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सचेंज किया जा सकता था। ली ये के पास जो कुछ क्रिस्टल कॉइन्स थे उससे वो ज्यादा सप्लाईज नहीं खरीद सकता था। उसे अचानक एक आइडिया आया जब उसने अनजाने में अपना सिर घुमाया और टुमारो पर वाटर टावर देखा। क्या आपको फ्रेश वाटर की कमी है? भले मेरे पास ज्यादा क्रिस्टल कॉइन्स नहीं हैं, मैं फ्रेश वाटर के बदले आपके सप्लाईज एक्सचेंज कर सकता हूं। अचंभित करने वाली बात यह थी कि प्रिमिटिव टाउन वास्तव में फ्रेश वाटर की कमी का सामना कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में कई लोग फ्रेश वाटर ढूंढते हुए इंजर्ड या यहां तक कि मर भी गए थे। टुमारो का आगमन प्रिमिटिव टाउन की अर्जेंट प्रॉब्लम को हल करने के बराबर माना गया। कुछ ही समय बाद ली ये भीड़ में सराउंडेड हो गया। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद ली ये ने टोटल 1000 यूनिट्स ऑफ फ्रेश वाटर खर्च किए और एक्सचेंज सप्लाईज उसके सामने एक छोटे पहाड़ की तरह पाइल्ड हो गए। 82 यूनिट्स ऑफ फ्यूल, 126 यूनिट्स ऑफ कोल, ये वही रिसोर्सेज थे जो ली ये पूरे मार्केट विजिट करने के बाद एक्सचेंज कर पाया। जैसे जैसे फ्यूल और कोल एक एक करके भरे गए, टुमारो की एनर्जी 11% से बढ़कर 27% हो गई। हालांकि ये 60% सेफ्टी लाइन तक नहीं पहुंची, लेकिन इतनी क्वांटिटी इकट्ठा करना अभी भी काफी अच्छा था। इसके अलावा ली ने 300 से ज्यादा स्टीम्ड बन्स, 2 सैक्स ऑफ पोटैटोज और कॉर्न, एक बैग ऑफ फ्लावर और दर्जनों होममेड बिस्किट्स भी एक्सचेंज किए। कैंडल्स के लिए उसने 2 बॉक्सेस खरीदे,
एक ही रिग्रेट ये था कि ली ये ने सॉल्टपीटर नहीं खरीदा, इसलिए वो कैनन शेल्स नहीं बना सकता था। ओल्ड झू और अन्य लोगों को सप्लाईज वापस टुमारो ले जाने का निर्देश देने के बाद ली ये ने हाथ रगड़ते हुए रिक्रूटमेंट प्लान शुरू किया। जैसा कि उसने सोचा था, प्रिमिटिव टाउन में कोई प्रोफेशनल टैलेंट्स जैसे गनर्स या मैकेनिक्स नहीं थे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स में से केवल 3 लोग रिस्पॉन्ड हुए। आखिरकार सर्वाइवर्स के लिए एक वीकली प्रोटेक्टेड टाउन में रहना उतना अपीलिंग नहीं था जितना कि एक मोबाइल सिटी में आना, जहां सेफ्टी कम से कम काफी बढ़ जाती थी। ये कुछ लोग तो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, ली ये ने साइड किया। फिर उसने पेशेंटली इन 3 लोगों को डेली वर्क और डेली एलोकेटेड सप्लाईज के बारे में एक्सप्लेन किया। इस दौरान एक व्यक्ति ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या आपकी टुमारो को बहुत कम स्लेव्स चाहिए? ली ये ने इस रिमार्क पर हल्का फ्राउन किया। उसके लिए, जिसने स्लेवरी का अनुभव किया था और अपने भाइयों के साथ रूलर्स के खिलाफ जान जोखिम में डाली थी, यह शब्द थोड़ा असहज था। नहीं, मैं आपसे स्लेव बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसने डीप वॉइस में कहा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप टुमारो का हिस्सा बनेंगे और किसी तरह का इनह्यूमन एनस्लेवमेंट या ट्रीटमेंट नहीं झेलेंगे। उसके शब्दों से भीड़ स्टर हुई और कुछ और लोग आगे आए। कुछ चर्चा के बाद ली ये ने 6 और लोगों को रिक्रूट किया। जैसे ही वो इन 9 लोगों को टुमारो ले जाने वाला था, अचानक भीड़ से एक काम वॉइस गूंजी। मैं सोचता हूं कि मैं टुमारो पर मैकेनिक की पोजीशन संभाल सकता हूं। ली ये ने सरप्राइज से सिर घुमाया और स्पीकर को देखा। वो एक ब्लैक हेड बिस्पेक्टिकल्ड यंग मैन था, व्हील चेयर में बैठा, बहुत ऑर्डिनरी दिखता था और उसका फेस अनहेल्दी पेल था। लगता था कि वो न केवल फिजिकली डिसेबल्ड था, बल्कि इल्न से भी प्लेग था। एक छोटी लड़की, लगभग 8-9 साल की, उसके व्हीलचेयर को पीछे से धीरे धीरे धकेल रही थी। टिमिडली, शायद उसकी छोटी बहन। क्या आप मैकेनिक हैं? ली ये ने सरप्राइज में पूछा। बिस्पेक्टिकल्ड यंग मैन ने हल्का सिर हिलाया। नहीं, मैंने कभी मोबाइल सिटी पर काम नहीं किया, लेकिन मैंने मैकेनिक्स के बारे में कई किताबें पढ़ी हैं और मुझे लगता है कि इसे प्रैक्टिस में लगाना मुश्किल नहीं होगा, उसने रिप्लाई किया। वैसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की तुलना में मैकेनिक्स को ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, है ना? मैं इस छोटी लड़की को अपने साथ लाना चाहता हूं। उसे डेली फिक्स्ड क्वोटा और सप्लाईज मिलेगा और मोबाइल सिटी के काम में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे एक हेल्पर असाइन करना भी चाहिए ताकि मोबाइल सिटी का डेली मेंटेनेंस आसान हो सके। ली ये ने धीरे धीरे सिर शेक किया। माफ करें, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। असल में, चाहे बिस्पेक्टिकल्ड यंग मैन ट्रू मैकेनिक न भी हो, ली ये उसे चांस देने को तैयार था। आखिरकार वाइल्ड में मैकेनिक जैसे टैलेंट ढूंढना मुश्किल था और टुमारो अभी शुरू हुआ था। उसके पास लिमिटेड बेनिफिट्स थे, इसलिए इंटर्न रिक्रूट करना भी एक ब्लेसिंग था। लेकिन दूसरा पक्ष डिसेबल्ड और इलनेस से प्लेग था। सिर्फ छोटी लड़की को साथ लाना ही नहीं चाहता था, बल्कि हेल्प भी मांग रहा था। इसका मतलब था कि ली ये को रोजाना 2 लोगों का फूड और फ्रेश वाटर एलोकेट करना पड़ेगा और एक लैबोरर भी खो जाएगा। बिस्पेक्टिकल्ड यंग मैन ने कुछ सोचा, फिर से बोला, मैं हेल्म्समैन भी बन सकता हूं। ली ये ने यह सुनकर फ्रीज किया और डिलाइट के साथ उसे देखा। अगर यह बिस्पेक्टिकल्ड यंग मैन सच में मैकेनिक और हेल्म्समैन दोनों बन सकता है, तो उसे ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा सकता था। जैसे ही उसने ली ये की सोच समझी, बिस्पेक्टिकल्ड यंग मैन ने कहा, मैंने कभी हेल्म्समैन के रूप में काम नहीं किया, लेकिन मैंने मोबाइल सिटीज के ड्राइविंग के बारे में कई किताबें पढ़ी हैं और मुझे लगता है कि इसे प्रैक्टिस में लगाना मुश्किल नहीं होगा। काफी हेजिटेशन के बाद ली ये ने नोट किया। आखिरकार टुमारो अभी शुरू हुआ था और वेरियस टैलेंट्स की अर्जेंट जरूरत थी। साथ ही टुमारो में उपलब्ध बेनिफिट्स के कारण एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स और हेल्म्समैन जरूरी नहीं किया है, इसलिए पॉसिबल क्रू भी काफी था। ठीक है, उसने हेल्पलेसली साइड किया। वैसे आपका नाम क्या है?
बिस्पेक्टिकल्ड यंग मैन ने अपनी ग्लासेस एडजस्ट की। लिन डब्ल्यू, ली ये को ध्यान से स्क्रूटनाइज करने के बाद उसने सॉफ्टली कहा, मिस्टर ली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कभी स्लेव थे। ली ये तुरंत स्टन्ड हो गया। क्यों? उसने पूछा। जब आपने स्लेव शब्द सुना, आपकी एक्सप्रेशन से पता चला कि आप उस आइडेंटिटी को स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं और आपकी अर्लियर प्रोमिसेस। लेकिन सिर्फ ये 2 पॉइंट्स मेरे गेस के लिए पर्याप्त नहीं है। मेन रीजन ये है कि जब आप अभी वॉकिंग कर रहे थे, आप बार बार अपने पीछे के कपड़े को खींच रहे थे। इसका मतलब यह है कि जब आप स्लेव थे, आपके पीछे फ्रिक्वेंटली विप मारा गया होगा, जिससे कई स्कार्स रहे होंगे। हालांकि आपने अभी नए कपड़े पहन लिए हैं और कोई मार्क्स दिखाई नहीं देते, ये स्कार्स शायद अभी भी हील नहीं हुए हैं। इसलिए जब ये कपड़ों को छूते हैं तो बहुत इची और पेनफुल महसूस होते हैं। ली ये धीरे धीरे नॉडेड किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन डब्ल्यू की ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इतनी कीन होंगी। ठीक है, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ आओ, उसने हाथ हिलाया। लिन डब्ल्यू ने नॉड किया। थैंक यू मिस्टर ली। ली ये ने हाथ हिलाया और जेस्चर किया। कॉल मी लॉर्ड, आप अब टुमारो का हिस्सा हो। लिफ्ट प्लेटफॉर्म से टुमारो में एंटर करने के बाद लिन डब्ल्यू क्वाइटली साई किया, थोड़ी राहत महसूस करते हुए। वो ऑलरेडी फिजिकली डिसेबल्ड और इलनेस से प्लेग था और एक चाइल्ड भी उसके पास थी, इसलिए जीवन और भी मुश्किल था। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रिमिटिव टाउन में रहना मतलब कांस्टेंट इनसिक्योरिटी। वेस्टलैंड में मॉन्स्टर्स हर जगह थे और प्रिमिटिव टाउन में कोई हैवी मशीन गन्स या आर्टिलरी नहीं थे। डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस बहुत वीक थी। जैसे ही ज़ॉम्बी होड अटैक करेगा, वो टाउन जरूर फॉल करेगा। ली ये जब रिक्रूटमेंट कर रहा था, उसने पहले टेंटेटिव माइंडसेट से आया था और उसने नहीं सोचा था कि वास्तव में सफल होगा। इसीलिए वेस्टलैंड में कई सर्वाइवर्स मोबाइल सिटी में प्रवेश करने से पहले स्लेव बनना प्रेफर करते हैं। कम से कम मोबाइल सिटीज टाउन से ज्यादा सेफ है और अक्सर आर्टिलरी और मशीन गन से लैस होती है। हालांकि वे स्लेव्स होते हैं। कुछ मोबाइल सिटीज प्रमोशन के एवेन्यूज भी ऑफर करती है। मैं आपकी सभी डिमांड्स पूरी करूंगा, लेकिन अगर आप अपने ड्यूटीज पूरा नहीं कर पाए तो मैं सच में आपको और आपकी बहन को टुमारो से बाहर फेंक दूंगा। ली ये कामली बोला। लिन डब्ल्यू ने नॉट किया। डोंट वरी, मैं अपनी वर्थ साबित करूंगा, उसने कहा, जेंटली छोटी लड़की का सिर स्ट्रोक करते हुए। और हम सिबलिंग्स नहीं हैं क्या? उसका नाम एक्सायो याओ है। वो मेरे फ्रेंड की यंगर सिस्टर है। लिन डब्ल्यू ने सॉफ्टली कहा। जेंटल ब्रीज उसके बैंग्स को बहा रही थी। उसकी डाउनकास्ट आइज पार्शली हाइड हो रही थी। मेरा फ्रेंड हमेशा मेरी देखभाल करता था और अंत में वो मेरी सुरक्षा में मर गया। मरने से पहले उसने अपनी सिस्टर की जिम्मेदारी मुझे दी, कहा कि मैं उसकी अच्छी देखभाल करूं। लिन डब्ल्यू और बाकी न्यू रिक्रूट्स जिन्हें अभी टुमारो में शामिल किया गया था, सभी को अपने कमरे असाइन किए गए और एलोकेटेड फ्रेश वाटर और फूड दिया गया। कमरे देखकर न्यू रिक्रूट्स डिलाइट से भरे हुए थे। वे शुरुआत में सोच रहे थे कि वे टुमारो में स्लेव्स बनने आए हैं, इसलिए उन्होंने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया था। कम से कम वीकली प्रोटेक्टेड टाउन में रहने के बजाय मोबाइल सिटी में स्लेव होना ज्यादा सेफ था। लेकिन ली ये का ट्रीटमेंट उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर था। हर व्यक्ति को अपना रूम मिला, डेली फूड और ड्रिंक मिला और असाइंड वर्क भी टायरिंग नहीं था। इस समय ली ये कॉकपिट में फ्राउन कर रहा था। स्टिल नॉट इनफ पीपल। उसने इस बार केवल 11 नए लोग रिक्रूट किए थे। ये न्यू रिक्रूट्स फील्ड्स मैनेज करने, वाइल्ड में रिसोर्सेज माइन करने और डेली क्लीनिंग ऑफ टुमारो के जिम्मेदार थे। लिन डब्ल्यू केवल डेली मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था और उसकी फ्रेंड की सिस्टर काम में हिस्सा नहीं ले रही थी, जिससे इम्प्लिसिट 2 फ्यूअर लोग हो गए। इसके अलावा ली ये ने जो प्रिमिटिव टाउन में रिक्रूटिंग के समय कहा था, वो सिंसियर था। इस दुनिया में मोबाइल सिटीज में स्लेव्स कॉमन है और कई न्यू रिक्रूट्स इम्प्लिसिटली स्लेव्स बनने की मेंटल प्रिपेयर करके आते हैं। लेकिन वो जो रिक्रूट करना चाहता था, वे स्लेव्स नहीं बल्कि रेजिडेंट्स थे।
स्लेव सिर्फ लिस्टलेसली काम करेंगे, जबकि रेजिडेंट्स को अपनी मोबाइल सिटी से बिलोंगिंग का सेंस होगा और वे ज्यादा काम करने और कंट्रीब्यूट करने को तैयार होंगे। मोबाइल सिटी जैसे लैंड पर सेलिंग वाला लोन बोट है। केवल तभी ये आगे बढ़ सकती है जब सभी ऑनबोर्ड मिलकर काम करें। फिर उसने सिस्टम को उठाया, इंटेलिजेंस पैनल को एंटिसिपेशन से देखा। इस बार सिस्टम का कूल डाउन रेडी था। डिस्टेंस टू नेक्स्ट इंटेलिजेंस रिफ्रेश 2 डेज 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स। इंटेलिजेंस क्वांटिटी 6। इस इंटेलिजेंस रिफ्रेश टाइम पिछले राउंड से ज्यादा लंबा था। फुल 3 डेज चाहिए थे। कॉरस्पॉन्डिंगली इस बार एक और इंटेलिजेंस पीस था और इसकी वैल्यू शायद काफी बढ़ गई थी। यह शायद पहले की तरह एपिक इंटेलिजेंस भी हो सकती थी। अपने दिल में एक्साइटमेंट को सप्रेस करते हुए ली ये ने अपनी चिन रब की और डीप में सोचा, इन कुछ दिनों मैं आइडल नहीं रह सकता। मुझे रिसोर्सेस कलेक्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। जैसे जैसे टुमारो पर पर्सनल बढ़ रहे थे, डेली फूड और फ्रेश वाटर कंजम्पशन भी काफी बढ़ गई थी। साथ ही सिटी की डेली एनर्जी कंजम्पशन भी। अगर एक दिन हार्वेस्ट नहीं हुआ तो ये कंप्लीट वेस्ट होगा। इसी समय ओल्ड झू की आवाज बाहर से आई, अली बाहर आओ, थोड़ी देर, सिचुएशन है। ली ये का दिल संक हुआ और उसने जल्दी से प्रोडक्शन वर्कशॉप से बाहर निकला। क्या हुआ? उसने पूछा। क्या हम पर अटैक हो रहा है? ओल्ड झू ने सिर शेक किया और जल्दी से सिचुएशन एक्सप्लेन की। पता चला कि लुकआउट ने एक माइन डिस्कवर किया था, अप्रॉक्सिमेटली 800 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टुमारो। ली ये ने फिर हाथ हिलाया। चलो लुकआउट टावर पर चलकर देखें। चैप्टर 8 द स्ट्रेंज मूविंग सिटी। वर्ल्ड में कई तरह के रिसोर्स पॉइंट्स थे, फॉरेस्ट्स, माइंस, वेन्स, लेक्स और यहां तक कि ऑयल फील्ड्स भी। और इनमें सबसे कॉमन रिसोर्स पॉइंट्स थे माइंस। माइन से मोबाइल सिटीज के लिए जरूरी रिसोर्सेज निकाले जा सकते थे, जैसे आयरन ओरे, कॉपर ओरे और सॉल्ट पीटर। वॉच टावर में एंटर करते ही ली ये ने बाइनोक्यूलर्स तुरंत उठाया। उसने जल्दी ही वो माइन देखा जिसकी लुकआउट ने बात की थी। माइन पर स्नेकमैन का एक समूह कब्जा किए हुए था। स्नेकमैन टॉल, ट्रेचरस लेवल एक मॉन्स्टर्स थे। उनके हाथ पांव थे, अक्सर अपराइट चलते थे और दिखने में ज्यादा लिजर्ड्स जैसे लगते थे। इस समूह में लगभग 40-50 स्नेकमैन थे, जिनमें से ज्यादातर स्नेकमैन लैबरर्स थे। बाकी स्नेकमैन ओवरसियर्स और स्नेकमैन गार्ड्स थे। स्नेकमैन लैबरर्स ऑर्डिनरी लेवल एक मॉन्स्टर्स थे। उन्होंने गंदे वर्क वेस्ट्स पहने थे और माइनिंग पिक्स जोर से स्विंग कर रहे थे। स्नेकमैन ओवरसियर्स और स्नेकमैन गार्ड्स एलीट लेवल थे। ओवरसियर्स के पास विप्स और शार्प ब्लेड्स थी। गार्ड्स आर्मोर पहने थे और सोर्ड्स और शील्ड से लैस थे, और ये लैबरर्स से काफी ऊंचे थे। ली ये ने बाइनोक्यूलर्स नीचे रखा। हमें ये माइन लेना होगा। ओल्ड झू, जाओ और लोगों को बुलाओ। ओल्ड झू ने रिस्पॉन्ड किया और चला गया, और ली ये ने सीरियसली सोचना शुरू किया कि कैसे फाइट करनी है। मोबाइल सिटी के लिए रिसोर्स पॉइंट पर अटैक करना सिंपल नहीं था। पहले दोनों पक्षों की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होती थी, वेपन्स और एम्यूनिशन तैयार करनी होती थी, मैन पावर जुटानी होती थी और सही टाइम चूज करना होता था। ज़ॉम्बीज के उलट, जो सर्वाइवर्स का माइंडलेसली पीछा करते हैं, स्नेकमैन इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स थे। वे वेपन्स यूज करना, बुलेट्स और आर्टिलरी फायर डॉज करना और फोर्टिफिकेशंस भी बिल्ड करना जानते थे। 15 मिनट बाद ली ये रेडी था। उसने टुमारो के 15 लोगों को बैटल में डिप्लॉय किया, जिसमें ओल्ड झू भी शामिल था। 4 लोग हैवी मशीन गन्स ऑपरेट करने के लिए रहे, जबकि वो खुद बाकी लोगों के साथ माइन पर अटैक करने गया। ली ये ने खुद एक नया फैल्कन असॉल्ट राइफल लिया। बाकी राइफल्स ओल्ड झू और अन्य कंपेनियंस को दिए। बाकी लोग पिस्टॉल्स लेकर थे। जैसे ही उन्होंने एनिमीज को अप्रोच करते देखा, स्नेकमैन ने काम बंद किया और माइन से एग्रेसिवली चार्ज किया। ली ये ने आंखें नैरो की, एम किया और फायर ओपन किया। कुछ सेकंड्स में
उसे लगा कि उसकी वरीज थोड़ी ज्यादा थी। लेवल 1 फायर आर्म होने के बावजूद फैल्कन असॉल्ट राइफल काफी पावरफुल थी। स्नेकमैन लैबरर्स की स्टर्डी बॉडीज उसके सामने पेपर जैसी थी। बुलेट्स इंस्टेंटली उन्हें टॉर्न कर देती थी। एलीट स्नेकमैन ओवरसियर्स और गार्ड्स केवल 1-2 बुलेट्स विथस्टैंड कर सकते थे। पहली राउंड की स्ट्रेफिंग के बाद काफी स्नेकमैन डाउन हो गए। एक और राउंड के बाद स्नेकमैन की मरैल कोलैप्स हो गई और कई लोग फ्ली करने लगे। ली ये ने आसानी से ये माइन ले लिया और कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई। माइन सेफ होने और कोई स्नेकमैन अलाइव न होने की पुष्टि के बाद उसने टुमारो को वेव किया। न्यू रेजिडेंट्स लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर आए, माइनिंग पिक्स लेकर माइन में एंट्री की और माइनिंग शुरू किया। उसके बाद ली ये ने स्नेकमैन के बॉडीज सर्च करना शुरू किया, क्योंकि मॉन्स्टर्स किल करने पर ड्रॉप्स मिलते थे। स्नेकमैन लैबरर्स केवल कुछ क्रिस्टल कॉइन्स और स्कैटर्ड आयरन ऑरे फैब्रिक ड्रॉप करते थे। एलीट स्नेकमैन ओवरसियर्स और गार्ड्स के ड्रॉप्स बेटर थे। कुछ 30 क्रिस्टल कॉइन्स ड्रॉप करते थे, कुछ 10 यूनिट्स आयरन ऑरे। ली ये को सरप्राइज हुआ। उसने स्नेकमैन गार्ड पर एक डिजाइन ब्लूप्रिंट भी पाया। आईटीएम नेम है DRYR, आईटीएम लेवल COMMON, एडीडी आईटीआयोनल इफेक्ट NONE, SARFTING रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ आयरन ऑरे लेवल 1। हेयर ड्रायर। सरप्राइज के साथ ली ये को ये थोड़े कॉमिकल भी लगा। टुमारो का डेली फ्रेश वाटर सप्लाई केवल ड्रिंकिंग के लिए था। ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग फेस लक्जरी थी। वॉशिंग हेयर तो छोड़ो, लेकिन उसे ज्यादा डिजाइन ब्लूप्रिंट्स मिलने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे पहले जो ज़ॉम्बीज ने टुमारो इन्वेड किया था उनके ड्रॉप्स भी थे, लेकिन बहुत कम, केवल कुछ क्रिस्टल कॉइन्स। इसलिए लॉर्ड्स हमेशा ज़ॉम्बी होर्ड से दूर रहते थे। ये सिर्फ डेंजरस नहीं था, बल्कि पुअर भी था। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ली ये ने पहले के कॉम्बैट पर्सनल को माइनिंग में भी लगा दिया। माइन का स्केल ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके एस्टिमेट के हिसाब से ये 200-300 यूनिट्स आयरन ऑरे प्रोड्यूस कर सकता था, साथ में थोड़ा कॉपर ऑरे और सॉल्ट पीटर भी। जैसे ही वो टुमारो के कॉकपिट में वापस आया, पानी पी रहा था और रेस्ट कर रहा था, लुकआउट की एक्सट्रीमली नर्वस वॉइस स्पीकिंग ट्यूब से आई। बैड न्यूज, एक मोबाइल सिटी हमारी तरफ आ रही है। ली ये तुरंत खड़ा हुआ और हाथ में पानी स्पिल हो गया। टैंग फैंग, जो उसके पास बैठी थी, इंस्टेंटली पेल हो गई। माइन में सभी को तुरंत इवैक्यूएट करो। ली ये ने तुरंत कमांड किया, हैवी मशीन गन्स पर लोग जाए। टैंग फैंग, जैसे ही सभी वापस आए, टुमारो की स्पीड मैक्सिमम कर दो। बात खत्म करने के बाद उसने अपने दिल में गहरी साई ली। बेहद हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो रियली अनलकी था। उसने अभी अभी रिसोर्स पॉइंट लिया और मोबाइल सिटी से टकरा गया। टुमारो के शेल्स खत्म हो चुके थे और हैवी मशीन गन्स हार्डली मोबाइल सिटीज को डैमेज कर सकते थे, इसलिए उसके पास कोई अटैक का तरीका नहीं था। ऑल्दो उसे इस न्यूली एक्वायर्ड एसेट को खोना पसंद नहीं था, फिलहाल रिट्रीट ही करना पड़ा। तभी लुकआउट की सरप्राइज्ड वॉइस स्पीकिंग ट्यूब से आई, वेट, स्ट्रेंज, क्यों ये मोबाइल सिटी 1 किलोमीटर दूर रुक गई? तुरंत ही ली ये और टैंग फैंग ने मोबाइल सिटी का हॉर्न सुना। हॉर्न ने 2 लॉन्ग, एक शॉर्ट साउंड किया, जो कम्युनिकेट करने की इच्छा दिखाता था। मोबाइल सिटीज पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं रखती। समय के साथ उन्होंने हॉर्न ब्लास्ट्स की लेंथ से कम्युनिकेट करने का तरीका डेवलप किया। यह मेथड काफी इफेक्टिव थी, जिससे वे सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते थे और दूसरे पार्टी की इंटेंशंस समझ सकते थे। वेस्टलैंड में मोबाइल सिटीज अक्सर कम्पिटिटिव या हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स में रहती है। जब 2 मोबाइल सिटीज मिलती हैं, वे तुरंत सेफ डिस्टेंस मेंटेन करती है और हाई अलर्ट में चली जाती है। फास्टेस्ट वे फॉर अ मोबाइल सिटी टू डेवलप यह है कि किसी और मोबाइल सिटी को हंट करना। सक्सेस होने पर सारी अदर पार्टी के रिसोर्सेज और पॉपुलेशन आपके हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप दूसरे पार्टी के प्रोडक्शन वर्कशॉप में जाकर लोड्स रिस्टबैंड से उनके प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स भी प्लंडर कर सकते हैं। यह मोबाइल सिटी के लिए सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है।
ली ये ने हफ बिलीविंग वॉच टावर की तरफ जाकर बाइनोक्यूलर्स उठाया। उसके स्केल से यह भी लेवल 1 सिटी थी, कई डैमेज्ड एरियाज थे और वाटर टावर भी ब्रोकन था। अर्लियर की इंफॉर्मेशन याद करके ली ये को पता चला कि यह लेवल 1 सिटी एजियो थी, वही सिटी जिसने ग्रोज माइन अटैक फेल किया था। अदर पार्टी ने 2 लॉन्ग, 1 शॉर्ट हॉर्न फिर से दिया। सिंसेरिटी दिखाने के लिए उन्होंने वॉलंटरली इंजन शट डाउन किया और आर्टिलरी और हैवी मशीन गन्स डिसार्म कर दिए। फिर एक ऑफ-रोड व्हीकल टुमारो की तरफ भेजा गया। व्हीकल 300 मीटर्स दूर रुका और 2 लोग कार से बाहर आए, हाथ हिला रहे थे। ली ये और ग्रुप से कम्युनिकेट करना चाहते थे। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलो। सपोर्ट मिला तो मैं आगे के चैप्टर्स भी अपलोड करूंगा। और हां, सब्सक्राइब करना भी मत भूलो।